लेट्स लर्न। सभी गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट डू यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। 8 साल हो चुके हैं। सबसे पहले तो ये आज 4 अक्टूबर को और 2016 में हमने शुरू किया था। आज 2024 है और एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जो हम पढ़ते हैं सीखते हैं, है ना, कि जिज्ञासा कितनी महत्वपूर्ण है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी शुरू किया था, कुछ पता था नहीं यूट्यूब का और होता भी नहीं था उस टाइम पे। तो आज हम लोग जल्दी ही 5 मिलियन की तरफ बढ़ने वाले हैं। अब तो खैर नंबर्स पे ध्यान जाना भी बंद हो गया कई साल से। तो ये अपने आप में लेकिन बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही है। बहुत कुछ आप लोगों से सीखा, बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिला। मतलब इंटरेस्टिंग जर्नी है। इमोशनल हो जाऊंगी अगर मैं ये बात शुरू करूंगी तो। और एक फ्रंट कैमरा से शुरू किया था, अभी जो है स्मार्ट बोर्ड पे, जो आप लोग खुद भी कहते रहते हैं, मैं भी कहती रहती हूँ। तो आप सभी को भी शुभकामनाएं और आप सभी का धन्यवाद। देश भर से जितने भी लोग, चाहे आज वो वर्किंग हैं अलग अलग स्कूल्स में, चाहे आप अभी तैयारी कर रहे हैं, आपके दोस्त परिवार, हर एक व्यक्ति का धन्यवाद जिसने भी आज तक सब्सक्राइब किया है, देखा है, पसंद किया है, लाइफ में कुछ इम्पैक्ट आया है जिसके भी। तो ये बात है। तो इतना ही रखते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही आप लोग जुड़े रहें, ऐसे ही हम लोग सीखते रहें। ठीक, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग भाई। ये बैच है करियर विल ऐप पे चल रहा है अभी। अब आप कहेंगे कि सरप्राइज दे दो या वो दे दो, गिफ्ट दे दो कुछ, तो डिस्काउंट है अभी दशहरा तक, है ना। और ये बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को भी। आज कुछ 30x30 की ये सीरीज है, तो काफी सारे नए क्वेश्चंस करेंगे। अगेन हर दिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम नए क्वेश्चंस भी करें और प्रीवियस जो इंपॉर्टेंट है वो भी कर लें। तो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस में आपको बहुत दिक्कत होती है, तो आज काफी सारे क्वेश्चंस असर्शन रीजनिंग के भी शामिल किए हैं। बाकी अलग अलग तरह के जैसे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं 30, वो भी शामिल किए हैं। तो 5 क्वेश्चन तो कम से कम आते ही हैं ये असर्शन और रीजनिंग के, जब से पेपर ऑनलाइन हुआ है। तो आज मैंने 10 के करीब क्वेश्चंस असर्शन और रीजनिंग के शामिल किए हैं। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्वेश्चंस को। अब असर्शन रीजनिंग से फायदा ये होता है कि आपका कॉन्सेप्ट, कई बार एक क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट लागू हो जाते हैं कि रीजनिंग किसी और के बारे में है, असर्शन किसी और चीज के बारे में है। ठीक है जी, करें आगे बढ़े शुरू। हाँ, हो जाएगी प्रदीप। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को भी, धन्यवाद आपका ढेर सारा। चलिए, यूट्यूब पे अभी उतने एक्टिव तो नहीं रहते हैं, बट ये है कि एग्जाम टाइम पे एटलीस्ट आपको जो भी मदद हो पाए वो की जाए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। असर्शन यानी अभिकथन और रीजन बोले तो कारण। असर्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसीई हेल्प्स इन दी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन छात्रों के समग्र विकास में मदद करता है। क्या ये बात सही है? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, ऐसा नहीं है कि आप साल में 2 बार ही बच्चों का आकलन कर रहे हो, सिर्फ एक बार लास्ट में एनुअल एग्जाम हो जा रहा है जैसा पहले हुआ करता था, फिर हाफ ईयरली भी आए। अब हम कह रहे हैं कि आप समय समय पे ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी लो, जो एफएज आपके होते रहते हैं समय समय पे, अलग अलग तरह से बच्चों को जांचो, ताकि सीखते समय ही, सीखने के दौरान, सीखने से पहले, सीखने के बाद, यानी हर टाइम पे असेसमेंट भी टीचिंग लर्निंग का ही पार्ट बन जाए, सीखने सिखाने का ही पार्ट बन जाए, आकलन भी। तो ये बात तो सही है, ये 3 स्टेप प्रोसेस है। हम पहले ए चेक करेंगे, फिर आर चेक करेंगे, फिर देखेंगे आर ए के लिए सही है कि नहीं है। ठीक, रीजन क्या है इसका? सीसीई फोकसेस ओनली ऑन द एकेडमिक प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स, यानी एक तरफ हम कह रहे हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन छात्रों के समग्र विकास। समग्र विकास क्या होता है? होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक मतलब सिर्फ पेन पेपर टेस्ट नहीं, सिर्फ दिमाग का विकास नहीं, आपके इमोशंस, आपके शरीर का विकास भी, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, हर एक पहलू में बच्चे का विकास हम देखें। वो पेपर पे कैसा कर रहा है सिर्फ वैसा नहीं, उसकी हॉबीज क्या है, वो किस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है, हर एक आकलन, हर एक पक्ष में जांचना सीसीई ये कहता है कि सतत और कॉम्प्रिहेंसिव, यानी इन ऑल डोमेन्स। तो बात तो सही है। रीजन क्या दिया है कि सीसीई फोकस करता है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक प्रोग्रेस पे। भाई करिकुलर प्लस को करिकुलर, यानी शैक्षिक तथा सह शैक्षिक दोनों ही चीजों पे सीसीई फोकस करता है। ये कहना कि सिर्फ शैक्षणिक यानी पेपर पेंसिल टेस्ट या नंबर पे फोकस करता है, तो ये गलत होगा। तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत है अपने आप में। मतलब ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अब तीसरा स्टेप की जरूरत ही नहीं है कि रीजन ए के लिए सही है या नहीं, क्योंकि रीजन ही गलत हो गया। 2 ही स्टेप में काम खत्म। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सीसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता ही आता है। देखिएगा, जब हम बात सीसीई की कर रहे हैं, यहां जब हम बात सीसीई की कर रहे हैं, तो सीबीएसई ने ये इवैल्यूएशन का, आकलन का, मूल्यांकन का एक टेक्निक है, तरीका है, एक सिस्टम है अगर मैं कहूं तो। ठीक, कॉन्टिन्यूअस यानी सतत रूप से साल भर में आप अलग अलग तरीके से बच्चे का आकलन करते रहो। ऑनगोइंग प्रोसेस है ये आकलन, ऐसा नहीं है एंड में बच्चे को डर लगे पेपर से पहले, जैसे अब आप सीख भी रहे हैं, टेस्ट भी दे रहे हैं। ठीक, कॉम्प्रिहेंसिव है, ऑलराउंड एस्पेक्ट में, यानी सर्वांगीण विकास आप चेक कर रहे हैं, होलिस्टिक विकास हो पा रहा है कि नहीं। तो कॉम्प्रिहेंसिव
यानी व्यापक जिसको हम कहते हैं, यानी सतत भी हो आकलन और व्यापक भी हो। ठीक। कॉम्प्रिहेंसिव, करिकुलर यानी शैक्षिक, पढ़ाई लिखाई, सब्जेक्ट, ये सारी चीजें, और सह शैक्षिक, को करिकुलर जिसको हम कहते हैं, को करिकुलर जिसको हम कहते हैं, शैक्षिक व सह शैक्षिक। पेपर पेंसिल टेस्ट भी, सब्जेक्ट्स की नॉलेज भी, और बच्चे की हॉबीज, वो हो सकता है ड्राइंग में, पेंटिंग में, स्पोर्ट्स में, किसी चीज में अच्छा हो, बाकी सारे पहलू देखना। तो ये इसी को समग्र कहते हैं, इसी को होलिस्टिक एस्पेक्ट कहते हैं, को करिकुलर सह शैक्षिक। बच्चा डिबेट में अच्छा हो सकता है, बच्चा 50 और चीजों में भी बेहतर है, उसका भी आकलन करना, उसका व्यवहार कैसा है, 70 चीजें हैं। तो इसको कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, ऑनगोइंग प्रोसेस है, और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब हर एक पहलू को जांचना, इन ऑल डोमेन। ठीक, विकास के सभी पहलू, जिसमें हम बात करते हैं कैप की, जो बीएस ब्लूम ने अपनी ब्लूम की टैक्सोनॉमी में कहा है, आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है कि 360 डिग्री आकलन कीजिए, हर एक पहलू में जांचिए बच्चे को। बच्चा खुद का आकलन करे यानी सेल्फ असेसमेंट, बच्चे का टीचर उसका आकलन करे यानी टीचर असेसमेंट, बच्चे का पीयर यानी उसका साथी, ये उसके क्लासमेट्स हैं, वो उसका असेसमेंट करे। इसी को होलिस्टिक असेसमेंट या 360 डिग्री असेसमेंट भी कह रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। तो सेल्फ असेसमेंट, टीचर के द्वारा होने वाला असेसमेंट, और आपका पीयर जो साथी समूह है, क्लासमेट्स हैं, वो भी उसका आकलन कर सके। तो ये 360 डिग्री असेसमेंट की बात हो रही है। कैप क्या है इसमें? होलिस्टिक असेसमेंट, जिसको आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है, और सीसीई भी लगभग यही बात कह रहा था। होलिस्टिक असेसमेंट, सर्वांगीण आकलन हर एक पहलू में। कैप बोले तो सर पे लगाने वाली कैप नहीं है, ये कॉग्निटिव यानी दिमाग का, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितने भी काम दिमाग से होते हैं उसका आकलन। अफेक्टिव यानी इमोशंस को भी आप बच्चे के जांच रहे हैं, उसके इमोशंस भी इन्वॉल्व है लर्निंग में, मजा भी आ रहा है। और साइकोमोटर यानी फिजिकल एक्टिविटी भी, या उसकी गतिक कौशल भी इन्वॉल्व है, गत्यात्मक कौशल जिनको हम कहते हैं। तो ये कैप बन जाएगा। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 है, अगेन स्टेटमेंट है कि यानी असर्शन है, स्कैफोल्डिंग इज इंपॉर्टेंट इन अ चाइल्ड्स लर्निंग प्रोसेस, यानी बच्चे की सीखने की अधिगम प्रक्रिया में मचान महत्वपूर्ण है, पाड़ या फिर ढांचा महत्वपूर्ण है। मतलब क्या है इस बात का कि जब बच्चे सीख रहे हैं कुछ भी, तो वहां पे स्कैफोल्डिंग क्या होती है? स्कैफोल्डिंग की बात वैसे ब्रूनर ने की है, बट वाइगॉत्स्की की थियरी में इसको हम यूज होते हुए देखते हैं कि जहां बच्चा अटके उसको मदद देना, टेम्परेरी हेल्प की प्रोसेस को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जैसे आप पेंट कराते हैं घर में या बाहर किसी बिल्डिंग में पेंट हो रहा होगा, कोई रिपेयर होने का काम हो रहा होगा, प्लास्टर चल रहा होगा, तो आप देखेंगे एक स्कैफोल्डिंग लगती है, मचान जिसको सीढ़ी जैसा हम कह सकते हैं, एक प्रॉपर एक ढांचा है, सीढ़ी भी कहना गलत होगा, और वो तब तक ही है जब तक पेंट नहीं हो, उसके बाद वो हट जाएगा जो स्कैफोल्डिंग है। तो स्कैफोल्डिंग सेम वैसा ही है, टेम्परेरी हेल्प है। जब आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, कोई पीछे से पकड़ता है, जब आप सीख जाते हैं तो छोड़ देता है, ये स्कैफोल्डिंग है। जब आप पेन नहीं पकड़ पा रहे हैं, खुद से गोला नहीं बना पा रहे हैं, आपकी मम्मी या आपके पापा या आपकी टीचर जब आपकी हेल्प करती है वो पकड़ने में पेन, वो स्कैफोल्डिंग है। जिंदगी भर नहीं पकड़े रहते हैं वो पेन, जहां आप अटक रहे हैं, जो आपसे नहीं हो रहा, उस स्टेप पे मदद, टेम्परेरी हेल्प जिसको हम कहते हैं। बात तो सही है। तो स्कैफोल्डिंग इज इंपॉर्टेंट इन अ चाइल्ड्स लर्निंग प्रोसेस, ट्रू। रीजन क्या है? Scaffolding refers to the support given to children to complete a task within their zone of proximal development. यानी स्कैफोल्डिंग या मचान, पाड़, ढांचा कहां पे दिया जाता है? एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो बच्चे के ZPD में है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में है, समीपस्थ विकास के क्षेत्र में है। क्या ये बात सही है? बात सही है। बट ये ZPD होता क्या है अभी आएंगे। ठीक, तो ये बात भी सही है। तो दोनों बातें ही सही है कि इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो वो सीख सकता है उस दायरे में उसको मदद मिल गई। जैसे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बस मदद मिल जाए, कहीं अटके हैं निकल जाएगा पेपर, क्योंकि ये आपके सीखने के दायरे में है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास जहां तक आपका हो सकता है उस दायरे में है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। भाई ए भी सही है, आर भी सही है, और आर ए के लिए भी सही है, ये इसी के बारे में बात कर रहा है। तो फर्स्ट हो गया सही उत्तर। आगे बढ़ेंगे। अब ZPD एक बार समझेंगे पहले, फिर हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। ZPD की अगर हम बात करें, वाइगॉत्स्की की थियरी में जैसी बात होती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो ये एक दायरा है। जो काम आप खुद से कर सकते हैं, मान लीजिए ये आप सेल्फ खुद से कर सकते हैं, और जो काम आप किसी की सहायता से कर सकते हैं, उसके बीच के डिफरेंस को ZPD कहते हैं। तो यहां आप अटक रहे हैं मान लीजिए, तो यहां आपको स्कैफोल्डिंग मिल गई। ये वो दायरा जहां आप खुद से ना किसी की मदद से कर ही नहीं सकते जो काम। ठीक, तो स्कैफोल्डिंग इसी दायरे में दी जा रही है जहां पे संभावना है कि आपका विकास हो सकता है यदि आपको मदद मिल जाए तो। ठीक,
चलिएगा, खैर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। जिस दिन वाइगॉत्स्की करेंगे तो उसको और डिटेल में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है असर्शन। देखिएगा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज मोर इफेक्टिव देन इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन लॉन्ग टर्म लर्निंग। मोटिवेशन पे एक क्वेश्चन आता ही है। दो प्रकार की अभिप्रेरणा है, यानी दो प्रकार की मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंटरनल मोटिवेशन वो है जिसमें बाहर से आपको जरूरत नहीं है मोटिवेशन की, आप खुद से ही मोटिवेटेड हैं, आपका रीजन आंतरिक है, जिसका कारण बाहर ना हो, वो आंतरिक अभिप्रेरणा है या मोटिवेशन है। दीर्घकालिक सीखने में, ये दीर्घकालिक गलत लिखा है, इसका क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन गड़बड़ है, इसको कहेंगे बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा नहीं, सही तो लिखा है, लॉन्ग टर्म लर्निंग की बात हो रही है। दीर्घकालिक सीखने में आंतरिक प्रेरणा की तुलना में बाहरी अभिप्रेरणा अधिक प्रभावी होती है। यार यानी दीर्घकालिक का मतलब है लॉन्ग रन में, जैसे आज 8 साल हो गए लेट्स रन को, तो ये लॉन्ग रन का एक प्रोसेस है। अगर इसमें सिर्फ एक्सटर्नल मोटिवेशन ही होती तो चल ही नहीं पाता, क्योंकि डे 1 पे तो आप लोग थे ही नहीं, है ना, एक सब्सक्राइबर भी नहीं रहा होगा जब पहली वीडियो डली होगी। तो ये क्या है, लॉन्ग रन में अगर आपको चलना है तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ज्यादा काम की नहीं होती, इसमें गलत लिखा है ये, है ना, इंट्रिंसिक मोटिवेशन काम की होती है। ठीक, तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज मोर इफेक्टिव देन इंट्रिंसिक, नहीं, इंटरनल मोटिवेशन ज्यादा इफेक्टिव है एक्सटर्नल से। एक्सटर्नल हो सकता है कुछ दिन आपको बहुत अच्छा लगे, रिवॉर्ड के लिए, पैसे के लिए, नाम के लिए, जो भी चीजें एक्सटर्नल है उनके लिए काम करना एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, जिसका रीजन अंदर है। जैसे आपको मजा आता है कोई काम करने में, सीखने में मजा आता है, इंटरेस्ट है आपका किसी चीज में, तो वो इंटरनल मोटिवेशन है। तो ये बात तो यहां गलत हो जाएगी। अगर लॉन्ग टर्म में चलना है तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए एक्सट्रिंसिक सही है कि रिवॉर्ड मिल रहा है, मम्मी चॉकलेट देती है रोज स्कूल जाने पे, 4 दिन जाओगे, जब चॉकलेट से बोर हो जाओगे फिर नहीं जाओगे, तो लॉन्ग टर्म में तो सेल्फ इंटरेस्ट काम आएगा। तो ये बात यहां फॉल्स है। रीजन क्या है इसका, इंट्रिंसिक मोटिवेशन फोस्टर्स अ डीप एंगेजमेंट इन लर्निंग। अगर आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हैं, इंटरनल मोटिवेशन है, लोकस ऑफ कंट्रोल, सेंटर ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन का जो केंद्र है वो इंटरनल है, यदि कि आपकी रुचि है किसी काम को करने में, आपको मजा आता है किसी चीज को सीखने में, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए सीखते हैं आप कोई चीज, तो डीप एंगेजमेंट होती है आपकी उसमें, बाहर से कुछ रिवॉर्ड मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो। While extrinsic motivation focuses on external rewards, हाँ, बाहरी अभिप्रेरणा बाहरी रिवॉर्ड्स पे फोकस करती है, पैसे मिलेंगे, इतने लोग लाइव आएंगे, इतने वीडियो चलेगी, इतने व्यूज आएंगे, या फिर आपको पापा साइकिल दिलाएंगे जब आप फर्स्ट आएंगे, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल फैक्टर शुरुआत में ठीक है थोड़ा बहुत पुश करने के लिए, लेकिन आपको बच्चे को इंटरनल मोटिवेशन प्रदान करनी है ताकि वो अपने इंटरेस्ट से कोई काम करे। तो ये बात जो है यहाँ पे इंट्रिंसिक मोटिव, हाँ ट्रू है। क्या जवाब दे रहे हैं आप लोग? तो ए तो फॉल्स हो गया, बट आर जो है वो सही है यहाँ पे कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन डीप एंगेजमेंट लेकर के आती है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए गलत है, आर सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 4। देखिएगा क्या कहता है भाई फोर्थ क्वेश्चन। ये कहता है, एक है स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट ही पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की, सोशल इंटरेक्शन इज क्रूशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास की थियोरी दी है पियाजे और वाइगॉत्स्की दोनों ने कि दिमाग का विकास कैसे होता है, संज्ञान हमारी समझ कैसे विकसित होती है। वाइगॉत्स्की क्या ये कह रहे हैं कि सोशल इंटरेक्शन इज क्रूशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी सामाजिक संपर्क या सामाजिक अन्योन्य क्रिया, अंतः क्रिया, लोगों के साथ घुलना मिलना, ग्रुप में बातचीत करना, ये महत्वपूर्ण है बच्चे के संज्ञान के विकास के लिए। बिल्कुल परफेक्ट है। वाइगॉत्स्की की थियोरी का नाम ही है सोशियो कल्चरल अप्रोच, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। समाज और संस्कृति के साथ मिलकर हमारी समझ बेहतर होती है, ये वाइगॉत्स्की कह रहे हैं। ये एकदम ट्रू बात है। ठीक, वो तो कह रहे हैं समाज और संस्कृति का बहुत महत्व है। ठीक, मैम मॉक टेस्ट कब देते हैं प्लीज बोलिए। ऐप पे मिल जाएगा आपको, करियर विल पे, और कल इसके बारे में मैं और डिटेल्स भी दे दूंगी। फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएगा डेली, सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट तो आपको डेली भी मिलता है, कंप्लीट मॉक टेस्ट भी वीकली मिल जाएगा, डोंट वरी। वाइगॉत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक संपर्क महत्वपूर्ण है, ट्रू, सही है। रीजन क्या है इसका? वाइगॉत्स्की बिलीव दैट चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन दे सॉल्व प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी सोशल गाइडेंस। यानी बच्चे, वाइगॉत्स्की का मानना था कि बच्चे तब सबसे अच्छा सीखते हैं जब वे बिना किसी सामाजिक मार्गदर्शन के स्वतंत्र रूप से समस्याओं का समाधान करते हैं, यानी बिना किसी की मदद के। भाई ये सोसाइटी के साथ सीखने की बात कर रहे हैं, जहां जरूरत हो मदद मिले बच्चे को, और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जरूरत ही नहीं, अकेले कर लेगा, तो ये तो गलत है। वाइगॉत्स्की ऐसा नहीं कहते। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ट्रू, ठीक भाई, ए सही है बट आर गलत हो गया, तो दोनों तो सही मान ही नहीं सकते हम। ये बस लेंदी दिखते हैं, दिखने में क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं, असर्शन रीजनिंग वाले,
थोड़े से होते भी हैं, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्या है स्टेटमेंट, क्या है असर्शन, क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एनकरेजेस एक्टिव लर्निंग एंड एंगेजमेंट, यानी बाल केंद्रित शिक्षा सक्रिय सीखने और जुड़ाव को प्रोत्साहित करती है, यानी बच्चा एक्टिवली सीखेगा, सक्रिय रूप से सीखेगा, और वो ऑप्शन बेस्ट है जहां बच्चा एक्टिवली सीखे। चाइल्ड सेंटर्ड मतलब बच्चा सेंटर में बच्चे की नीड के हिसाब से मेथड्स का, एक्टिविटीज का चुनाव किया जा रहा है क्लासरूम में, बेस्ट है। चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात जॉन डुई भी करते हैं, तो यहां पे ये बात ट्रू है, सत्य है एकदम। रीजन क्या है इसका? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्लेसेस द टीचर एट द सेंटर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस एज द सोल सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो शिक्षक को ज्ञान के एकमात्र स्रोत के रूप में देखती है, यानी शिक्षक या जो भी है शिक्षक को सेंटर में रखती है, जी नहीं, ये बच्चे को सेंटर में रखती है। नाम ही है चाइल्ड सेंटर्ड, जहां बच्चा सेंटर में है, तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स हो जाएगा फिर से। ऐसा नहीं है कि टीचर सेंटर में है, टीचर तो फैसिलिटेटर है, गार्डनर है, जो बच्चे पौधे हैं जिनको वो पानी देने का काम करेगा या खाना पानी देने का काम करेगा, अगर मैं कहूं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, असर्शन यानी स्टेटमेंट और रीजन इसका। प्ले इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ लर्निंग फॉर यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के लिए खेलना जो है वो एक अनिवार्य हिस्सा है उनके जीवन में सीखने के लिए, यानी बच्चे खेल खेल में बहुत कुछ सीखते हैं, ये बात सत्य है, ट्रू है। भाई जब बच्चे खेल रहे हैं तो वो ग्रुप में कैसे रहते हैं, क्या उनकी क्षमताएं हैं, किस चीज में वो बेहतर कर सकते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। रीजन क्या है इसका? प्ले हेल्प्स चिल्ड्रन डेवलप सोशल स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, यानी जो खेल है वो बच्चों को सामाजिक कौशल और समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है, यानी खेल खेल में बच्चे सामाजिक कौशल, ग्रुप में कैसे रहते हैं, एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं, कोऑपरेट कैसे करते हैं, टॉलरेट कैसे करते हैं, समस्या का समाधान कैसे करेंगे, ये सब सीखता है, क्या स्ट्रेटेजी बनाएं जीतने के लिए, ये सब चीजें बच्चे सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो दोनों बातें सही हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, भाई दोनों ही बातें सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? शुरू के 10 क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग के ही रखे हैं, हर दिन कुछ नए क्वेश्चंस करना जरूरी है कि थोड़ा सा आप दिमाग पे थोड़ा जोर पड़े। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, असर्शन क्या है? कथन है कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग मेथड्स एनकरेज स्टूडेंट्स टू मेमोराइज फैक्ट्स, यानी जो रचनावादी शिक्षण विधियां हैं वो छात्रों को तथ्यों को याद रखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं कि फैक्ट्स याद कर लो, फैक्ट्स याद कर लो कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, तो या भारत की राजधानी नई दिल्ली है तो ये याद कर लो आप, ये फैक्ट्स हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहेगा कि याद करने पे जोर देगा, फॉल्स। मेमोराइजेशन पे, रोट लर्निंग पे कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं देता जोर। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? रचनावाद, जो ज्ञान की रचना करने पे जोर देता है, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज पे जोर देता है, जिससे पियाजे और वाइगॉस्की जुड़े हुए हैं। पियाजे जो हैं वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, यानी उग्र रचनावादी हैं, और वाइगॉत्स्की जो हैं वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, यानी सामाजिक रचनावादी हैं। बात सही है या नहीं है? ठीक है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। वहीं वाइगॉत्स्की की जब हम बात कर रहे हैं वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, सामाजिक रचनावादी है। ठीक है, चलिए, तो रचनावाद एक चीज पे जरूर जोर देगा कि बच्चा एक्टिव होना चाहिए। सिंपल बात, बच्चा सक्रिय है, चाहे पियाजे हो, वाइगॉत्स्की हो, बच्चे को एक्टिव रखने पे जोर देंगे। बच्चा पैसिव नहीं हो सकता, बच्चा रट्टाफिकेशन नहीं कर सकता, बच्चा मीनिंग मेकिंग करेगा, अर्थ निर्माण करेगा। रीजन क्या है भाई इसका? अब ये तो गलत ही हो गया, मेमोराइज फैक्ट रटने पे थोड़ी कहेंगे वो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 रट्टे लगा लो, नहीं। रीजन क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म एम्फेसाइजेस रोट लर्निंग एज द मोस्ट इफेक्टिव वे फॉर स्टूडेंट्स टू एक्वायर नॉलेज, कि रट्टाफिकेशन करके बढ़िया सीखते हैं, ये कहता है रचनावाद। एकदम खराब बात है, रचनावाद पे आपका एनसीएफ भी आधारित है, और रचनावाद बच्चे को एक्टिव रखने पे, सक्रिय रखने पे जोर देगा, ना कि रट्टाफिकेशन पे। रटंत विद्या चलंत नहीं, ये कंस्ट्रक्टिविज्म का फंडा है इन अ वे, है ना, डायरेक्टली नहीं बट मतलब वही है। तो ए और आर दोनों ही गलत हो गए यहाँ, तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नो 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 नो, बोथ ए एंड आर फॉल्स, कोई ऑप्शन ही नहीं है भैया फॉल्स का। देखो, शाबाश, रचनात्मक शिक्षण विधियां छात्रों को तथ्यों को याद रखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, बात तो सही है। मेमोराइज फैक्ट नहीं, कहां सही है, ये तो फॉल्स ही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बोथ इज ट्रू, ए इज फॉल्स, इसको हम फॉल्स कर देंगे। ए इज फॉल्स और आर भी फॉल्स, हम मानेंगे यहाँ पे डी ऑप्शन, हम एक नया ऑप्शन बनाएंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन ही गलत हैं, ये भी, इसको हम करेक्ट कर लेंगे। ठीक, तो 4th ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, डरो मत, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर, ऐसा अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए या गलत हो जाए तो वो 1 नंबर फ्री दे देते हैं सबको, क्योंकि उसमें गलती क्वेश्चन की है, क्वेश्चन में ही गड़बड़ है।
ठीक, तो उसमें 9 लिख के आ जाता है आपके आंसर की में, होता है ऐसा भी कई बार। असर्शन देखना, अभिकथन, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स आर दी बेस्ट वेज टू मैनेज क्लासरूम बिहेवियर, यानी पुरस्कार और दंड कक्षा व्यवहार को प्रबंधित करने के लिए सर्वोत्तम तरीके हैं। यानी आपको बच्चे के बिहेवियर को कंट्रोल करना है, उसको डिसिप्लिन में लाना है, तो आप या तो उसको पनिशमेंट दंड दो या फिर रिवॉर्ड दो, दोनों ही खराब तरीके हैं। इसको जितना कम हो सके यूज करना है, रचनावाद यही कहता है। और रचनावाद के आधार रचनावाद पे ही बेस्ड है आजकल की जो पूरी पेडागोजी है, पियाजे और वाइगोस्की की थॉट प्रोसेस पे, कि बच्चे को एक्टिविटी करके सिखाओ। रिवॉर्ड के लालच में ज्यादा दिन बात बन नहीं पाएगी, पनिशमेंट के डर से भी वो प्रॉपर वो नहीं सीख पाएगा, जो उसके अंदर छिपा हुआ हिडन पोटेंशियल है वो निकल ही नहीं पाएगा कभी। तो ये दोनों ही बातें खराब हैं, फॉल्स हैं, कि क्लासरूम बिहेवियर को अपनाने का तरीका जो है रिवॉर्ड और पनिशमेंट बेस्ट तरीके नहीं, जितना कम हो सके उतना यूज करो, रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों को ही। रीजन की अगर हम बात करें, इंटरेस्ट जगाओ बच्चे का, क्यूरियोसिटी जगाओ, जिज्ञासा जगाओ। रीजन क्या है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव बिहेवियर इन स्टूडेंट्स, यानी आंतरिक अभिप्रेरणा से लॉन्ग टर्म में मन करता है, दीर्घकालिक अधिगम का या दीर्घकालिक विकास होता है। लेकिन रिवॉर्ड पनिशमेंट दीर्घकालिक मोटिवेशन नहीं लाते, ये एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन लाएंगे। तो ये बात तो सही है, लेकिन ए ही गलत है, तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आगे आएंगे अभी असर्शन और रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चन और, टोटल आई थिंक 10 के आसपास है। हेरिडिटी टोटली डिटरमाइन एन इंडिविजुअल्स व्हाट? भाई एक पता है आपको हेरिडिटी है, दूसरा फैक्टर है एनवायरमेंट डेवलपमेंट में, ये 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं, तीसरा कुछ और नहीं है, तीसरा है इनका प्रोडक्ट। तो आप कुछ भी नहीं है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट के प्रोडक्ट के अलावा, है ना। वुडवर्थ ने कहा है कि दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट। मतलब क्या है? विकास आनुवांशिकता एवं वातावरण का गुणनफल है, ठीक है। तो यहां पे पूछा है जो हेरिडिटी है, जो जेनेटिक्स हैं आपके बेसिकली, वो टोटली डिटरमिन करते हैं, पूरी तरह से एक व्यक्ति के डैश का निर्धारण करते हैं। किसका बताइए? सेक्स का, जेंडर का, एकेडमिक सक्सेस कि कितना फास्ट आएगा बच्चा कि नहीं आएगा, लर्निंग स्टाइल का कि सीखेगा कैसे, कुछ लोगों को देख के सीखना पसंद होता है। लर्निंग स्टाइल होती है 3 प्रकार की मुख्य रूप से, है ना। विजुअल लर्निंग स्टाइल, जिनको मान लीजिए जैसे कोई पिक्चर दिखा दो, वीडियो देख के सीख लेंगे बजाय कि सुनने के या पढ़ने के। पढ़ने में भी हालांकि विजुअल का इस्तेमाल होता है, लेकिन पिक्चर्स वगैरह दिखा दो, इंटरेक्टिव बना दो तो इंटरेस्टिंग हो जाती है चीजें। विजुअल ही होती है 65% लोगों की लर्निंग स्टाइल या बच्चों की, तभी हम किताबों में आजकल इतने फोटोज और वो सब देख रहे हैं कि इंटरेक्टिव बनाया जाए, क्योंकि विजुअली हम सीखते हैं। ये लर्निंग स्टाइल है, सीखने का तरीका है। और ऑरल या फिर ऑडियो जिसको हम कहते हैं, तो ऑरल है आपकी कुछ 30% के अराउंड, ठीक। और बाकी के बचे हुए जो है 5% लोग, वो आते हैं आपके काइनेस्थेटिक, यानी एक्टिविटी ही करके दिखानी पड़ती है उनको, तो वो काइनेस्थेटिक में आ जाएगा 5% लोग, ठीक। जेंडर की बात हो रही है, एकेडमिक सक्सेस। देखो एकेडमिक सक्सेस ऐसा कुछ नहीं है कि भैया फर्स्ट वही बच्चा आएगा जिसको हेरिडिटी से बहुत अच्छी क्षमता मिली होगी। बहुत सारे उदाहरण आपको ऐसे मिल जाएंगे कि जरूरी नहीं है कि माँ बाप, अगर हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ही बात करें तो वो शायद फर्स्ट जनरेशन लर्नर ही थे, यानी उनकी सारी पीढ़ियों में वो पहले ही व्यक्ति थे जो पढ़ाई करने गए थे एंड ही डिड वेल। तो ऐसा नहीं है कि एकेडमिक सक्सेस जो है हेरिडिटी पे ही निर्धारित होगी। अब इसके और भी बहुत सारे कारण हैं, उस पर कभी और चर्चा करेंगे कि पढ़ने से ही सिर्फ इंटेलिजेंस का पैमाना अगर हम देखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो लर्निंग स्टाइल की हमने बात कर ली। हेरिडिटी, देखो लर्निंग स्टाइल किस तरह का एनवायरमेंट मिला है आपको, एकेडमिक सक्सेस किस तरह का एनवायरमेंट मिला है, बहुत इस चीज का फर्क पड़ेगा। जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट है, ये आपकी बायोलॉजी या आपकी हेरिडिटी तय नहीं करती, समाज बनाता है जेंडर का कॉन्सेप्ट। ये लिंग दोनों जगह पे हिंदी में इसीलिए लिखा है ताकि हिंदी वाले लोग थोड़ा झांक के देख लें इधर। ऐसा हो सकता है, प्रीवियसली हुआ है कि जब जेंडर को भी लिंग लिख लेते हैं हिंदी में और सेक्स को भी, तो आपको थोड़ा सा देख लेना है और इंग्लिश की साइड को ही फाइनल माना जाएगा। ऐसा नहीं आप कहें हमने तो यहां से देख के लगाया था। तो हर एक एग्जाम में लगभग, और सीटेट में तो क्लियर ही है कि अगर हिंदी में कोई गलती होती है तो इंग्लिश वाली साइड को फाइनल माना जाएगा। तो इसमें आपको ही देखना पड़ेगा अगर 1 नंबर बचाना है तो, अगर इस तरह की चीज होती है तो। जेंडर समाज बनाता है, सामाजिक संरचना है, सोशल कंस्ट्रक्ट है कि लड़कियां ये काम करेंगी, लड़के वो काम करेंगे, फलाना ढिमकाना, ये सब जेंडर है। सेक्स क्या है? बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, आपकी हेरिडिटी तय करेगी कि आपकी बायोलॉजिक डिफरेंट है मेल और फीमेल की या अदर जेंडर की, तो ये सेक्स हेरिडिटरी है। लेकिन हम यहाँ पे क्या चूज करेंगे, हमारे पास यहां से चूज करना है, तो हमारे लिए सेकेंड ऑप्शन ये होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। बाकी सब जो है वो एनवायरमेंट का भी उसमें ठीक ठाक रोल है, सिर्फ बायोलॉजी या सिर्फ हेरिडिटी नहीं तय करती। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। आसान सा सवाल है बट हर बार किसी ना किसी फॉर्म में आता ही है घुमा फिरा के।
ठीक। ग्रोथ इन हाइट एंड वेट, यानी वृद्धि किसमें, आपकी लंबाई और वजन में। ग्रोथ इन हाइट एंड वेट ऑफ चिल्ड्रन इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। पहला है चेंज इन कॉग्निटिव डोमेन, यानी संज्ञानात्मक परिवर्तन का। क्वांटिटेटिव चेंज यानी मात्रात्मक परिवर्तन का। क्वालिटेटिव चेंज, चेंज इन अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन होता है जो अभी मैंने आपको कैप बताया था, जिसमें अफेक्टिव का मतलब था भावात्मक या इमोशंस से जोड़िए आप लर्निंग को। बीएस ब्लूम ने इसकी बात की है। इफेक्टिव नहीं है ये, ई नहीं है, इफेक्टिव होता है प्रभावी, वो अलग चीज हो जाएगी फिर। समझ पा रहे हो बात को। तो इमोशंस यहां पे बात नहीं हो रही है। हाइट और वेट का बढ़ना क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं, मात्रात्मक परिवर्तन हैं, जिनको मात्रा में माप सकते हैं। आप अपनी हाइट माप सकते हैं इंचेस में, सेंटीमीटर में, फीट में। आप अपना वेट मेजर कर सकते हैं किलोग्राम में, पाउंड में, जिसमें मन करे। तो क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं। वृद्धि वैसे भी क्वांटिटेटिव होती है, मात्रात्मक होती है। मेजरेबल चेंजेस हैं, मात्रात्मक परिवर्तन है। स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, यानी आपकी संरचना में परिवर्तन है। जो लोग बैच में हैं, अभी कल परसों ही हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं, मेजरेबल चेंजेस हैं, जिनका मापन संभव है। ठीक। और हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, आपके बॉडी के स्ट्रक्चर में ही तो चेंज हो रहे हैं, संरचना में ही तो परिवर्तन है कि आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है। तो ये क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं, ये क्वालिटेटिव चेंजेस नहीं है। क्वालिटेटिव चेंजेस क्या होंगे, आपकी समझ पहले से कितनी बेहतर हुई है। 250 ग्राम ऐसे तो नहीं नापते ना। आप कहते हो हाँ यार पहले से, अब मैं पहले जिन बातों पे रोता था आज हंस लेता हूं, मतलब क्वालिटी में चेंज है। तो डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है, और अगर दोनों ही ऑप्शन हो, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, दोनों हो जाएगा डेवलपमेंट। जबकि वृद्धि सिर्फ क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक परिवर्तन है, सिंपल। और ग्रोथ हो, आपके ग्रोथ हो, मैचुरेशन हो, लर्निंग हो, ये सब डेवलपमेंटल प्रक्रियाएं हैं। एक क्वेश्चन में लास्ट में ही कराऊंगी भी। ठीक। विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं, विकास से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं, विकास के भीतर ही आती हैं अगर एक तरह से देखें तो। अच्छा, अगर एक चीज होती है कि ग्रोथ के बिना विकास, चलो कल एक क्वेश्चन आपको इस पे दिया जाएगा, नहीं तो आपको आंसर फिर से पता चल जाएगा। आज आप सोचना इस पे कि क्या ग्रोथ के बिना भी विकास संभव है। ग्रोथ पहले आती है या डेवलपमेंट पहले आता है, ये सवाल है आपके लिए। कल तो खैर सैटरडे है तो छुट्टी रखेंगे, मंडे को करेंगे इस तरह का कुछ। ये आपको सोचना है, इतना ये होमवर्क है कि ग्रोथ पहले आती है कि डेवलपमेंट, और क्या डेवलपमेंट के बिना ग्रोथ हो सकती है या ग्रोथ के बिना भी डेवलपमेंट हो सकता है, ये सवाल है। कमेंट्स में बता दीजिएगा जो लोग को पता हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। विकास के संदर्भ में कौन सा एक स्टेटमेंट या कथन सही है। पहला ऑप्शन है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, मतलब विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। विभिन्न पहलू क्या है, ब्रॉड जो डोमेन्स हैं, यानी पहलू हैं या प्रकार हैं विकास के, वो है पीसीएसई। सिंपल आपको बताया हुआ है। पीसीएसई बोले तो पीसीएस से याद रख सकते हो, सोशियो इमोशनल एक ही में आ जाता है। तो 3 मुख्य प्रकार हैं। फिजिकल यानी शारीरिक विकास, जिसमें आपका मोटर डेवलपमेंट आता है, जिसमें स्थूल और सूक्ष्म गतिक कौशल आते हैं, ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स फिजिकल डेवलपमेंट में। ग्रोथ इसी को कह रहे हैं हम, जो शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है। फिर आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसकी थियरी पियाजे वाइगोस्की ने दी है। आपका सोचने, समझने, सीखने की क्षमता, दिमाग से जितने भी काम हो रहे हैं आपके, वो सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में आते हैं। सोशल डेवलपमेंट है आपका, समाज में आप कैसे रहेंगे, और सोशल से ही जुड़ा हुआ है सोशियो इमोशनल, एक ही में मान लेते हैं, एनसीईआरटीज एक ही में काउंट करती हैं। तो सामाजिक सामवेगिक, आपके इमोशंस, कोई घर में आता है तो उसको पानी पूछते हैं, नमस्ते करते हैं, ग्रुप में कैसे खेल रहे हैं आप, किस चीज पे खुश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, ये सब सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में चला जाएगा। तो ये तीनों ही प्रकार आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर आज बुखार है आपको, तो आपका मन भी कुछ अच्छा महसूस नहीं करता बुखार में। मतलब अगर शरीर ठीक नहीं महसूस नहीं कर रहा, तो दिमाग पे भी प्रभाव पड़ेगा, इमोशंस पे भी प्रभाव पड़ेगा। ये सब इंटर रिलेटेड है, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, स्वतंत्र नहीं हो सकते। तो ये तो गलत हो गया। फिर आते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे। डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी एक असतत प्रक्रिया है। देखिए जब तक पियाजे ना लिखा हो यहां, या फिर डेवलपमेंट की डिबेट की बात ना हो कि कॉन्टिन्यूअस वर्सेस डिसकंटिन्यूअस, तब तक अपनी मर्जी से डिसकंटिन्यूअस को कभी भी सही नहीं मान लेना, नहीं तो 1 नंबर चला जाएगा पानी में। ठीक। तो विकास एक असतत प्रक्रिया है। विकास एक असतत प्रक्रिया जब तक नहीं है, जब तक आपके सामने ये ना लिखा हो कि एज पर पियाजे या डिबेट है कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी की, है ना। वो स्टेजेस में टूट के चलता है, वो बात अलग है। लेकिन डिसकंटिन्यूअस का मतलब यहां पे क्या है कि रुक जाता है एक समय के बाद, रुकता कभी नहीं है। तो ये तो जब तक पियाजे ना लिखा हो या स्टेजेस की बात ना हुई हो, उस डिबेट की बात ना हुई हो, तब तक इसको नहीं मानना। डेवलपमेंट अकर्स इन अ स्पाइरल मैनर, नॉट लीनियर। इस पे चर्चा करेंगे। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। देखिए स्पेसिफिक टू जनरल कुछ नहीं जाता, पूरी पेडागोजी में जनरल टू स्पेसिफिक दुनिया चलती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य क्या है, बच्चा पहले पूरे शरीर से रोएगा भी तो, है ना।
बाद में आप सिर्फ एक उंगली से आंसू पोंछ सकते हैं। ये क्या है, पहले आप सामान्य क्रियाएं करते थे, जनरल, जनरल से उस पे आए हैं आप स्पेसिफिक पे, स्पेशल कह लीजिए, स्पेसिफिक आप मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। बच्चा पहले पेन भी उठाएगा तो वो पूरे दोनों हाथों को पकड़ के एक ग्लास पकड़ता है, बाद में आप देखेंगे सिर्फ एक उंगली और इसका इस्तेमाल करके अंगूठे का वो पेन पकड़ सकता है। यानी जनरल टू स्पेसिफिक गया है, ग्रॉस टू फाइन मोटर गया है अगर मैं कहूं तो सामान्य गतिविधियां हम पहले करते हैं, बाद में विशिष्ट सीखते हैं, या मैं सरल से जटिल भी कह सकती हूं उसको, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल कुछ नहीं होता। ठीक, पहले आप सिंपल कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर जाके कॉम्प्लेक्स पे जाते हैं। पहले आप सामान्य क्रियाएं करते हैं, फिर मुश्किल चीजें, हर एक क्लास में चीजें मुश्किल होती जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सीखते हैं। ये टीचिंग का एक मैक्सिम है, सूत्र है। सामान्य से विशिष्ट होता है, विशिष्ट से सामान्य जहां भी मिले ऐसे कट करके आगे बढ़ जाना है। अब बचता है सिर्फ थर्ड ऑप्शन, डेवलपमेंट अकर्स इन अ स्पाइरल मैनर नॉट लीनियर मैनर, यानी विकास चक्रीय होता है या वर्तुलाकार तरीके से होता है, रेखिक नहीं होता है। ये बात सही है, बाकी सब कुछ यहां गलत है। डिसकंटिन्यूअस सही हो जाता है यदि डिबेट के कॉन्टेक्स्ट में पूछा होता कि वो लोग जो कहते हैं कि विकास अवस्थाओं में होकर चलता है, तो वहां डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस हो जाता। लेकिन यहां पे नॉर्मली पूछा है, तो अगर उस सेंस में नहीं पूछा तब तक विकास कॉन्टिन्यूअस ही होता है। देखिएगा यहां पे बात हो रही है कि विकास क्या है, स्पाइरल है, आगे पीछे एक स्पाइरल में चलता है। जैसी आपकी वो स्पाइरल नोटबुक नहीं होती, आप कराते होगे नोट्स वोट्स का, स्पाइरल बाइंडिंग जो होती है, तो ये आगे पीछे जाता है, बैक एंड फोर्थ कहते हैं इसको। इट मूव्स बैकवर्ड एंड फिर फॉरवर्ड और बैकवर्ड ऐसे चलता रहता है, बैक एंड फोर्थ चलता है विकास। इसका मतलब क्या है, एक अवस्था में आप आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे आते हैं, एक अवस्था में आगे बढ़े, दांत आगे बच्चे के दूध के, ठीक, फिर दूसरी अवस्था में वो दांत गिरने शुरू होंगे, बैकवर्ड, पीछे आ गए आप। अब तीसरी अवस्था आएगी, मतलब फिर से आगे जाएंगे। अवस्था क्या आई, पहली आगे बढ़े आप, फॉरवर्ड मूव किया आपने, दांत आ गए बच्चे के दूध वाले, फिर वो झड़ने शुरू होंगे, मतलब दांत वो वाले जाएंगे, टेम्परेरी हैं, यानी आप फिर से पीछे आए, दांत जा रहे हैं, फिर आप आगे आते हैं, पक्के दांत आएंगे बच्चे के। ये क्या है, बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, आगे पीछे चलती है। विकास की प्रक्रिया कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है कि रेखिक नहीं है, लीनियर नहीं है, लीनियर कुछ नहीं होता, ना तो लर्निंग लीनियर है ना ही डेवलपमेंट लीनियर है। लर्निंग भी ऐसा थोड़ी है एक दिन में आप हर दिन बराबर ही स्पीड से सीखते हैं, किसी दिन हो सकता है एक क्वेश्चन पे अटके रह जाएं। तो ये आगे पीछे जाती है, स्पाइरल वे में चलती है डेवलपमेंट की प्रक्रिया, ना कि लीनियर। ये विकास का सिद्धांत है, रेखिक नहीं है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है कि आज भी कल इतना बढ़ा है बच्चा, आज भी इतना ही बढ़ेगा, परसों भी इतना ही बढ़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है। कई बार ऐसे चेंजेस हो रहे होंगे जो आपको दिखेंगे भी नहीं। तो डेवलपमेंट लीनियर ना होकर के स्पाइरल है, ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ये इस बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सॉल्व करिएगा, अच्छा सवाल है। असर्शन, अभी कल परसों हम डेवलपमेंटल टास्क पे बात भी कर रहे थे बैच में। अभिकथन और कारण, फटाफट से बताइएगा। देखिए पढ़िए इसको, खुद जवाब दीजिए, ये इस बार आया हुआ क्वेश्चन है। मैम मैं क्लास 12th में हूँ, मेरे पास एजुकेशन सब्जेक्ट है, आपसे बहुत हेल्प मिलती है मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू निहारिका। आज कोई इंस्टाग्राम पे भी टैग कर रहा था कि मैं 10th में हूँ, वो सीटेट वाला जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसको लेकर के कि मैं 10th में हूँ, मैं क्या करूँ। तो वो आजकल मीम नहीं चल रहा है कि कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा, तो वो वैसा ही है। अगर आप 10th में हैं, आप 12th में हैं, तो सीबीएसई आपको सीटेट नहीं देने देगा। कोई आपको सीटेट क्यों देने देगा, अगर आप 10th में है या 12th में है, उसके लिए आपको अपनी टीचिंग ट्रेनिंग बीएड बीटीसी कुछ तो लगेगा, है ना। तो ऐसे मजे नहीं लेने हैं कि मैं 10th में हूँ तो सीटेट का आपसे कोई वास्ता नहीं है और आपका सीटेट से नहीं है। पहले टीचिंग ट्रेनिंग कर लीजिए फिर आइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, असर्शन यानी अभिकथन। व्हाइल सम चिल्ड्रन स्टार्ट बैबलिंग एंड अटरिंग 2 word sentences at 12 months, others don't do this till they are 20 months old। बहुत ही प्यारा सा सवाल है कि कुछ बच्चे जो है वो 12 महीने की उम्र में ही बलबलाना शुरू कर देते हैं। दो शब्दों कुछ 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना, और बलबलाना कहते हैं वैसे बैबलिंग को हिंदी में, और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं। अन्य बच्चे, कुछ हो सकता है एक बच्चा हो जो 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करता। मतलब एक बच्चा है जो 2 शब्दों का वाक्य, ये आपको पता ही है, लैंग्वेज की भी एक स्टेज होती है, लैंग्वेज की भी, वोकैबुलरी की। तो एक बच्चा है जो 12 महीने यानी 1 साल तक आते आते, बैबलिंग तो शुरू हो जाती है आपकी 6 महीने में ही। फिर अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे, तो 1 word स्टेज कहते हैं हम इसको, यानी एक शब्द तो आराम से बच्चा इस स्टेज में बोल सकता है। ये डेवलपमेंटल टास्क है, विकासात्मक प्रकार्य है, आएंगे उस पे वो क्या होता है। तो 2 शब्द जोड़ करके बोल पा रहा है बच्चा, एक सेंटेंस बोल पा रहा है 1 साल का, हाँ पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बच्चा है जो 20 महीने का हो चुका और अभी तक नहीं बोल पा रहा। कुछ बच्चे लेट बोलना शुरू करते हैं ना, आपने देखा होगा अपने आसपास, कुछ बच्चे जल्दी चलना शुरू कर देंगे, कुछ को समय लगता है थोड़ा सा,
सेम एज के होने के बावजूद भी। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं इस स्टेज का बच्चा इतने टाइम में तो चलना सीख जाएगा, है ना, कि कूइंग जन्म से शुरू हो जाएगी, फिर बैबलिंग शुरू हो जाएगी, फिर हम कहेंगे सिंगल सिलेबल, फिर वन वर्ड अवस्था आ जाएगी 1 साल में। लेकिन हो सकता है कोई बच्चा थोड़ा देर में बोलना सीखे। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मामला है, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। सब लोग सेम टाइम पे सारी चीजें करें जरूरी नहीं है। तो वाइल सम चिल्ड्रन स्टार्ट बैबलिंग, ठीक है, एक बच्चा है जो 20 महीने में शुरू करता है, बिल्कुल संभव है, ये बात गलत तो नहीं है, सही है कि एक बच्चा 12 महीने में 2 शब्द जोड़ के एक सेंटेंस बनाना सीख रहा है और दूसरा ऐसा 20 महीने में भी नहीं कर पा रहा, ठीक है। रीजन क्या है? डेवलपमेंट माइलस्टोन्स आर ओनली सजेस्टिव एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन कैन बी क्वाइट वेरिड। मतलब विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक हैं और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफी भिन्न हो सकता है। यानी डेवलपमेंटल टास्क क्या कहते हैं? डेवलपमेंटल माइलस्टोन जिनको हम कहते हैं, वो कहते हैं कि इस उम्र में सोशल एक्सपेक्टेशन है आपकी समाज से, है ना, सोशल एक्सपेक्टेशंस एट अ सर्टेन एज, इन्हीं को डेवलपमेंटल टास्क कहते हैं हम। विकासात्मक सामाजिक आकांक्षाएं हैं आपसे, इतने बड़े हो गए हो शादी कर लो, इतने बड़े हो गए हो ये कर लो, है ना। वो मूवी का कल परसों भी मैं एग्जांपल दे रही थी आपको बैच में कि कौन सी मूवी है वो, ये जवानी है दीवानी। तो वो जो रणबीर कपूर का डायलॉग है कि 25 में नौकरी 36 में छोकरी, वॉट जो भी था वो, मतलब इतनी एज में ये करने लग जाओ, ये सोशल एक्सपेक्टेशन है, इसको डेवलपमेंटल टास्क कहते हैं, जो समाज हमसे अपेक्षा रखता है, ठीक, कि इस सर्टेन एज में तो अब 5 साल का हो गया बच्चा तो पानी तो खुद से लेके पीने लगेगा, इतने बड़े हो गए हो खुद से अपना बैग भी नहीं लगाते हो। तो आप देखते हैं हर एक स्टेज पे समाज की आपसे आकांक्षाएं होती हैं, उसी को डेवलपमेंटल टास्क कहते हैं, सोशल एक्सपेक्टेशंस एट अ सर्टेन एज। हर एक एज के अनुसार आपसे समाज को आकांक्षाएं होती हैं, उसी को डेवलपमेंटल टास्क या डेवलपमेंटल माइलस्टोन कहते हैं कि इतने साल के होने पे इतना काम तो आप कर ही लेंगे। अरे भाई 30 के हो गए हो शादी नहीं की अभी तक, ये क्या है? ये भी डेवलपमेंटल टास्क है। तो डेवलपमेंटल टास्क और डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स कहते हैं। हेविंगहर्स्ट ने इसकी बात की थी, बाकी लोगों ने भी की है। केवीएस में तो ये पूरा बड़ा टॉपिक है, बट यहाँ तो आपको बस बेसिक इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए सीटेट के लेवल पे। तो ठीक, वहां तो प्रॉपर स्टेजेस में डिस्कशन करते हैं हम लोग कि किस स्टेज में क्या, पानी लेना कब सीख जाएगा, 1 साल में चलना सीख जाएगा, ये वो। तो ये सब एक्सपेक्टेशंस हैं। तो ये सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं, समाज की आपसे आकांक्षाएं हैं, सजेस्टिव हैं कि ज्यादातर बच्चे इस उम्र में ये काम कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं हर एक बच्चा कर लेगा। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, इससे अलग इतर भी तो लोग हो सकते हैं ना। तो ये हुई कहानी। तो माइलस्टोन सजेस्टिव और इंडिविजुअल डिफरेंट हो सकता है, भिन्न हो सकता है इनसे। तो आर भी सही है और ए भी सही है, और दोनों एक दूसरे के लिए भी सही है। सिंपल कि 12 महीने में बोलना सीख पा रहा है और दूसरा नहीं कर पा रहा है। इसका रीजन क्या दिया है कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन सिर्फ सजेस्टिव होते हैं कि इस उम्र तक ये काम हो जाना चाहिए, बट बच्चे इनसे अलग हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स अलग हो सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेल फॉर्मुलेटेड क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन। क्रिटिकल थिंकिंग पे क्वेश्चन एक आता ही है, और आज से नहीं जमानों भर से आता है, चाहे नाम बदल के आए, पहले से आता है सीटेट में एक क्वेश्चन। बस जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है एनईपी 2020, तो ये थोड़ा सा इस पे महत्व ज्यादा आ गया है, लोगों का ध्यान जाने लगा है इस पे, अदरवाइज आता पहले भी था ये क्वेश्चन। ठीक, क्रिटिकल थिंकिंग को 21st सेंचुरी स्किल्स में काउंट किया गया है, यानी 21वीं शताब्दी के कौशलों में से एक कौशल है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी समालोचनात्मक चिंतन या आलोचनात्मक चिंतन की बात कर रहे हैं हम। तो कौन सी एक आलोचनात्मक चिंतन की विशेषता नहीं है? देखिए, आलोचनात्मक या समालोचनात्मक चिंतन को ये नहीं कहेंगे किसी की बुराई करना, किसी आलोचना करना जो है क्रिटिकल थिंकिंग है। क्रिटिकल थिंकिंग में आप लगभग हर एक पहलू को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सारी जितनी भी दिमाग की बेहतर क्षमताएं हैं, हायर लेवल जितनी भी स्किल्स हैं कॉग्निटिव, वो सब इस्तेमाल करके कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। इसको क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। जस्ट मान नहीं लेते चीजों को, है ना। ओपिनियन क्या है, फैक्ट क्या है, दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं, है ना। इट प्रमोट्स हायर लेवल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। बिल्कुल सही बात है कि हायर लेवल थिंकिंग, उच्च स्तरीय सोच का यहाँ पे प्रयोग करना पड़ेगा, जस्ट मान नहीं लेना है कुछ भी। ये तो सही है, लेकिन हमको गलत चाहिए। इट इज ओपन एंडेड एंड अलाउज फॉर मल्टीपल आंसर्स, यानी यह मुक्त प्रश्न है और कई सारे उत्तर इसमें हो सकते हैं। हाँ, ओपन एंडेड थॉट होता है क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग में हर एक पहलू से आप सोचते हैं, तो ये बात भी सही है। इट इज बेस्ड प्रीमैरिली ऑन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, यानी ये सिर्फ तथ्यात्मक जानकारी पे आधारित है कि आपको तथ्य मिल गया। अब तथ्य के कई पहलू हो सकते हैं कि वो किस तरह से पेश किया गया है, तो सिर्फ तथ्य को मान लेना वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। आप हर एक पहलू से देखते हैं किसी चीज को। तो ये बात जो है यहां सही है, क्योंकि ये गलत है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था, नॉट लिखा हुआ था। फोर्थ ऑप्शन क्या है भाई? इट रिक्वायर्स एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इसमें सूचना का विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।
यानी आप प्रॉपर एनालाइज करें जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आई है। किसी ने कह दिया नहीं भाई सीटेट तो जो है 31 दिसंबर को होगा और 15 को नहीं होगा, 1 को नहीं होगा, आपने मान लिया, न्यूज फैल गई ऐसे ही यूट्यूब पे, तो ये आपने क्रिटिकल थिंकिंग नहीं की। आपको प्रॉपर वेबसाइट पे जाना चाहिए, चेक करना चाहिए कब की डेट दी हुई है ना, या अगर कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज हैं आप लेट्सलर्न पे आएंगे, चेक करेंगे, पूछेंगे, मेल करते हैं, पता करते हैं कि अच्छा ऐसा संभव भी है नहीं, है ना, या किसी ने कह दिया इसलिए पेपर आगे बढ़ गया, इसलिए पेपर पीछे हो गया, भाई आप सारे पहलू देखते हैं, मान नहीं लेते जस्ट। तो थर्ड ऑप्शन इज दी राइट आंसर। क्रिटिकल थिंकिंग में सारे पहलू देखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, और क्रिटिकल थिंकिंग आपको बच्चे में जगानी है कि वो जस्ट उसको कोई भी पागल बना के ना चला जाए, वो अपने थॉट प्रोसेस के साथ चले। While talking about her poor marks in mathematics, Avi says, "I just don't have the sense for numbers." ये भी क्वेश्चन पूछा है गणित में अपने खराब अंकों के बारे में। अभी एक बच्चा है और ये क्वेश्चन हर बार ही आता है, बस तरीका हल्का सा चेंज करेगा, नाम चेंज कर देगा। मुझे अंकों की समझ नहीं है, अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है। यानी अभी कह रहा है मैथ्स में नंबर नहीं आते यार, मेरे को नंबर समझ ही नहीं आते, ये कह रहा है अभी, मतलब मेरे में वो क्षमता ही नहीं है कि मैं नंबर समझ सकूं, मुझे नहीं आती साइंस समझ, मेरे में है ही नहीं साइंस का दिमाग। एक तरह से यही बात हो गई, इसको 50 तरीके से पूछा जा सकता है। तो अभी जो है अपनी परफॉर्मेंस, ये जो अपनी पुअर परफॉर्मेंस या खराब परफॉर्मेंस है कि उसको नंबर समझ नहीं आते, इसका श्रेय या इसका रीजन किसको ठहरा रहा है? लैक ऑफ एबिलिटी को, यानी योग्यता का अभाव है बच्चे में कि क्षमता ही नहीं है नंबर समझने की, ये है, या फिर लक यानी किस्मत, या फिर कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये वाला आपने डायलॉग बहुत सुना होगा। टास्क डिफिकल्टी यानी कार्य कठिनाई, यानी टास्क डिफिकल्ट है, ये थोड़ी कहा कि मैथ्स डिफिकल्ट होता है इसलिए नहीं हो रहा, तो ये तो कहा नहीं है अभी ने। लैक ऑफ एफर्ट कि मैंने प्रयास नहीं किया, मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की, इसलिए मेरे मैथ्स में नंबर ठीक से नहीं आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आई है चीजें, ये भी नहीं कहा उसने। लक किस्मत की भी बात नहीं की, ऐसा नहीं कहा कि भगवान ने तो मेरे लिए मैथ्स को खराब बताया, पंडित जी ने कहा था मैथ्स तो मैं समझ नहीं आएगा, ये सब बातें भी नहीं हुई है ना। तो लैक ऑफ एबिलिटी, ये बात है यहाँ पे कि योग्यता का अभाव है, भाई मुझे मैथ्स समझ में नहीं आता, मुझे अंकों की समझ ही नहीं है, यानी मेरे अंदर क्षमता ही नहीं है। तो वो अपनी लैक ऑफ एबिलिटी के बारे में यहाँ बात कर रहा है, ना कि उसने ये कहा है कि टीचर ने खराब पढ़ाया, मैथ्स बहुत डिफिकल्ट होता है। हर एक सब्जेक्ट फिर डिफिकल्ट लगेगा, हर एक आसान, डिपेंड करेगा कि आप सीख कैसे रहे। तो लैक ऑफ एबिलिटी को वो यहाँ दर्शा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट इज, यानी बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसे होता है। बाल्यावस्था होती है 2 से 12 वर्ष तक, है ना, 2 to 12 ईयर्स के बीच में बच्चा कहलाएगा, आई मीन बाल्यावस्था कहलाएगी। बाल्यावस्था में भी 2 प्रकार हैं, अर्ली और लेटर चाइल्डहुड। फटाफट से बताइएगा कि बाल्यावस्था में विकास कैसा होता है। पहला ऑप्शन है इज स्लो एंड कैन नॉट बी मेजर्ड, यानी धीमी गति से होता है और उसे मापा नहीं जा सकता। क्यों भाई, अगर विकास में हाइट बढ़ना भी आएगी ना, ग्रोथ भी तो विकास का ही हिस्सा है, तो अगर बाल्यावस्था में कितनी हाइट बढ़ी है, वेट बढ़ा है, अगर IQ टेस्ट भी लेना चाहें तो क्या ये सब मेजरेबल नहीं है मेजरेबल। स्लो होता है नहीं, चाइल्डहुड के एक एस्पेक्ट में स्लो है, दूसरे में नहीं है, तो ये कहना गलत हो जाएगा। अभी समझेंगे इसको कि स्लो कब होता है, उस पर भी आएंगे। इज मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स, बहुस्तरीय है और मिश्रित होता है। आपके फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल हर प्रकार का विकास बहुत तेजी से हो रहा होता है, सही है। कंसिस्ट ओनली ऑफ क्वांटिटेटिव चेंजेस, क्या सिर्फ हाइट बढ़ रही होती है, दिमाग, शरीर कुछ नहीं मतलब दिमाग, इमोशन, सोसाइटी, इन सब की कोई समझ नहीं आ रही। वो स्कूल भी जाता है, स्पोर्ट्स भी खेलता है इसी उम्र के दौरान, तो ये कहना गलत है। क्वालिटेटिव भी होता है भाई, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव होता है। या एक क्वालिटेटिव वर्ड भी हम यहाँ यूज कर सकते थे, सिर्फ परिमाणात्मक या मात्रात्मक या स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है। इज डिसऑर्डरली एंड डिसजॉइंटेड, भाई ऑर्डरली होता है, विकास हमने पहले ही दिन डिस्कस किया था कि ऑर्डरली होता है, प्रोग्रेसिव होता है, सीक्वेंशियल होता है। आप एक दिन बच्चे से एक अडल्ट नहीं बन जाते हैं नेक्स्ट डे जब सो के उठते हैं, तो एक ऑर्डर है। आप पहले चलना सीखते हैं, फिर दौड़ना सीखते हैं, पहले दौड़ना सीख के चलना या खड़े होना थोड़ी सीखते हैं। तो एक ऑर्डर है, एक सीक्वेंस है विकास का, और कनेक्शन है आपस में, असंबद्ध नहीं है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ सेंसिबल है कि चाइल्डहुड की अगर हम बात करें, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट कैसा है, मल्टी लेयर्ड है, कई आयामों में हो रहा होता है, और कॉम्प्लेक्स है, जटिल है ना, क्या है, जटिल है। सेकेंड ऑप्शन बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। अब स्लो की जब हम बात कर रहे हैं तो स्लो कहना गलत होगा। अगर हम देखें यहाँ पे चाइल्डहुड पीरियड की अगर हम बात करें, देखो इन्फेंसी होता है जन्म से 2 वर्ष। थोड़ा सा स्टेजेस की बात कर लेते हैं, आपके कई सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे इस चीज को लेके। शैशवावस्था जिसको हम कहते हैं जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था, है ना, यहाँ पे बहुत तेजी से शरीर की वृद्धि हो रही होती है। इससे पहले होता है प्री नेटल स्टेज, प्रसव पूर्व अवस्था या गर्भावस्था, कॉन्सेप्शन पीरियड कहते हैं जिसको। जन्म से 9 माह पूर्व यानी 9 months बिफोर बर्थ, 38 to 40 वीक्स के अराउंड एक नॉर्मल टाइम पीरियड है प्रीनेटल स्टेज का, प्रसव पूर्व अवस्था का।
उसमें ऑफकोर्स आप एक सेल से एक प्रॉपर सारे आपके अंग डेवलप हो जाते हैं, तो बेहद तेजी से आपका शारीरिक विकास होता है या सभी प्रकार का विकास होता है। शारीरिक तो होता ही है, देख ही सकते हैं आप। बट जन्म के बाद अगर हम बात करें तो इन्फेंसी में बहुत तेजी से शारीरिक विकास होता है। 1 साल में 2 साल में आपको बच्चा एकदम इतने से एकदम से बड़ा नजर आने लगता है। फिर आते हैं हम चाइल्डहुड पे, है ना, चाइल्डहुड पे। और आपके लिए बस 3 ही स्टेजेस काम किए अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा इधर उधर फंसना नहीं है, ये स्टेज वो स्टेज याद रखने में भी आसानी रहेगी। और तीसरी है एडोलेसेंस, इसके आगे पीछे आपको कुछ खास जानने की जरूरत नहीं है। सीटेट में तो स्पेशली, प्री नेटल पे भी क्वेश्चन बहुत रेयर ही आते हैं। ठीक, तो एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था की जब हम बात कर रहे हैं, पढ़ने को आप सब पढ़ के जाइए, लेकिन काम का जो सबसे ज्यादा है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो इन्फेंसी की, अब चाइल्डहुड को 2 अवस्थाओं में बांट दिया गया है। एक है अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था, और दूसरा है लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था। जन्म से 2 वर्ष इन्फेंसी हो गया, 2 से 6 वर्ष अर्ली चाइल्डहुड, 6 से 12 वर्ष आपका लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था। एडोलेसेंस 12 से 18, टीन एज है ये बेसिकली, WHO की माने तो 10 से 19 वर्ष। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें, अब 18 वर्ष के बाद बच्चा स्कूल में रहता नहीं है, तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि 18 वर्ष के बाद क्या हुआ, अडल्टहुड में जाएगा तो क्या होगा, वो आपका काम का ही नहीं है। आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, स्कूल के बच्चे की ही कर रहे हैं ना तैयारी, तो ये सिंपल फंडा है, ये शॉर्टकट है, सिंपल तरीके से याद रख सकते हो कि 3 स्टेजेस पता है तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। इन्फेंसी, चाइल्डहुड और अडल्टहुड, ICA से भी याद रख सकते हो। ठीक, अर्ली चाइल्डहुड, अब यहाँ पे वृद्धि बहुत तेज हो रही है इन्फेंसी में। अर्ली चाइल्डहुड में भी उसकी हाइट, वेट, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, हर चीज तेज ही है। लेटर चाइल्डहुड में 6 से 12 में उसकी जो शरीर की हाइट वाइट आपको बहुत तेजी से बढ़ती हुई नजर नहीं आती, बट बच्चे की मसल्स में, उसके मोटर डेवलपमेंट, दौड़ने, भागने, उछलने, कूदने, इन सब में वो अच्छा हो जाता है, उसका दिमाग अच्छे से विकसित हो रहा होता है। तो यहाँ वृद्धि की जब हम बात कर रहे हैं तो वो थोड़ी सी डाउन होती है, हाइट वाइट बहुत तेजी से नहीं बढ़ती 6 से 12 में, लेकिन 12 से 18 में फिर से पीक कर जाएगी। ठीक, तो ये कहानी है। इन्फेंसी में तेज है, अर्ली चाइल्डहुड में तेज है, लेकिन इन्फेंसी से थोड़ी कम है, और लेटर चाइल्डहुड में हल्की सी डाउन हो जाएगी, जो हाइट वेट का बढ़ना है, हाइट का स्पेशली, और एडोलेसेंस में आपका फिर से एकदम से आपको दिखेगा बच्चा अचानक से बड़ा हो गया। तो ये कहानी है। आते हैं, तो अगर स्लो की बात भी हो तो कहीं लेटर चाइल्डहुड में थोड़ा बहुत मान भी सकते हैं, लेकिन ओवरऑल चाइल्डहुड की बात वहां हुई थी। चलते हैं खैर, और सिर्फ शारीरिक डोमेन में ही वो स्लो है, बाकी कहीं नहीं है। और उसमें मोटर डेवलपमेंट तो आ ही रहा है, यानी दौड़ने भागने की क्षमता तो बेहतर हो ही रही होती है लेटर चाइल्डहुड में भी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पूछा है, संभावित विकास का क्षेत्र, फटाफट से जवाब देंगे। पहला ऑप्शन है द एरिया बिटवीन अ चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस एंड द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट द चाइल्ड कुड अचीव विद द हेल्प ऑफ अडल्ट्स एंड मोर स्किल्ड पीयर्स, यानी बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र, मतलब जो बच्चा खुद से कर सकता है और जो वो किसी की हेल्प के साथ कर सकता है, उसके बीच के अंतर को ZPD कहते हैं। यही बात हम अभी कर रहे थे। बाकी ऑप्शंस भी चेक करेंगे, चारों के चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, कभी भी सिर्फ एक ऑप्शन पढ़ के उत्तर नहीं दे देना होता, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है पेडागोजी में। सेकेंड ऑप्शन देखो, आर रेंज ऑफ टास्क दैट द चाइल्ड शुड बी एबल टू डू एज पर हर एज एंड कैन नॉट। ये कोई डेवलपमेंटल टास्क की बात थोड़ी हो रही है। The process where two individuals who begin with different understandings arrive at a shared understanding, ये भी कुछ नहीं है। The process in which children learn to perform tasks as set by the elder members in a society, वो तो फिर डेवलपमेंटल टास्क ही हो जाएगा भाई। सिंपल आंसर है, जो आप खुद से अकेले कर सकते हैं और जो किसी की मदद से कर सकते हैं, उसके बीच के अंतर को ZPD कहते हैं। शुरुआत में भी हमने बात की थी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। आपके प्याजे चचा आ गए हैं। जीन पियाजे क्या कहते हैं समझते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी अमूर्त संक्रियात्मक या फिर हम कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की जब हम बात कर रहे हैं, तो बच्चे क्या करने के लायक हो जाते हैं। यह है कुछ 11 से 15 के बीच की उम्र, यानी 11 ईयर्स एंड अबव, जो लास्ट स्टेज है पियाजे की। 4 स्टेज है, याद रखने का तरीका सिंपल है, SPCF। शॉर्टकट बहुत सारे निमोनिक आपको बताए हुए हैं, जो फिर पूरे यूट्यूब पे ही चलन आपको देखने को मिलता है। फिर ये SPCF, सेंसरी मोटर, जन्म से 2 वर्ष, जिसको हम इंद्रिय गामक अवस्था बोलते हैं, 2 से 7 वर्ष, प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, लॉजिक आ जाएगा। 11 to 14-15 ईयर्स ऑफ एज तक आपका फॉर्मल ऑपरेशनल लास्ट स्टेज है। ठीक, आर कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रपोजिशनल थॉट, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में बच्चे जो है समर्थ होते हैं। हाँ भाई, होते ही होंगे, हमें क्या पता, बाकी ऑप्शन भी पढ़ेंगे हम तो। आर बाउंड बाय सेंट्रेशन एंड इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट,
यानी बच्चे का सारा ध्यान एक ही चीज पे फोकस है। सेंट्रेशन का जो गुण है और इरिवर्सिबिलिटी की जो बात है वो 2 से 7 वर्ष प्री ऑपरेशनल स्टेज में आती है कि बच्चा रिवर्स करके नहीं सोच पाता, घर से स्कूल का रास्ता और स्कूल से घर का रास्ता रिवर्स में उसको दिक्कत होती है ना। जैसे आप गाड़ी चलाना भी सीखते हैं तो आगे की तरफ जाने में आपको उतनी दिक्कत नहीं होती, रिवर्स में दिक्कत होती है। तो रिवर्सिबल थिंकिंग बाद में आती है 7 से 11 में। ठीक, कैन नॉट कंजर्व, क्लासिफाई एंड सीरिएट, ये CCS हो जाएगा भाई, ये 7 से 11 के बीच में आ जाता है। ये तो 11 से 15 की बात हो रही है ना। कंजर्वेशन क्या है ये पियाजे का अलग से सेशन रखेंगे, उसमें समझेंगे। बिगिन टू एंगेज इन मेक बिलीव एंड सिंबॉलिक प्ले, ये भी 2 से 7 वर्ष में ही हो जाता है। सिंबॉलिक प्ले के डॉक्टर खेल रहे हैं या कुछ और, है ना, कि वो हैरी पॉटर की झाड़ू लगा करके और उसको लग रहा है वो उड़ने वाला है, शक्तिमान खेल रहा है। मेक बिलीव प्ले भी वही, मतलब मेक बिलीव प्ले वही है कि आप डॉक्टर खेल रहे हैं, बेसिकली आप एक एक्ट करते हैं कि आप किसी और के जैसा अपने आप को मान के चल रहे हैं, किसी कैरेक्टर के जैसा। प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, हेल्प मी। मजर, हाँ जी भी नहीं पा रहे होगे, ऑक्सीजन की भी कमी हो रही होगी, हाँ गर्लफ्रेंड नहीं है, नौकरी है नौकरी भी नहीं है, ये तो नहीं कह रहे हो प्लीज हेल्प मी, तैयारी करवा दो। गर्लफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड बनाने आते हैं, शर्म तो नहीं आती है? कोई बात नहीं, आ जाओ। देखो एक बार, आर कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रपोजिशनल थॉट, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है बच्चा। यहाँ पे वो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, यार मैं मजाक करती हूँ, दिल पे मत लिया करो। आर कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग का मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। देखो एक बार, अगर हम बात करें तो ये जो 11 से 15 वर्ष की उम्र है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसको हम कहते हैं, ठीक, तो अगर हम बात करें, अरे यार आ जाओ इधर, हंसने लग गए सारे के सारे हा 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 करके। देखो 11 से 15 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, यानी बेसिकली बच्चा हाइपोथेसिस करके, इमेजिनेशन करके, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन करके, जो सामने नहीं है उस पर भी वो सोच पाएगा। ठीक, इसीलिए हम फिजिक्स वगैरह नेक्स्ट लेवल पे पढ़ पाते हैं। इंडक्टिव थिंकिंग की बात होती है, यानी आगमनात्मक तर्क, एग्जाम्पल टू रूल जाना, वो 7 से 11 में आ जाता है, और इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों आ जाते हैं 11 से 15 में। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ें। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। वो कौन सा मीम है, फिर वही बात कही जाएगी, ऐसी हरकतों पे क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, कहाँ से होगी पढ़ाई, गर्लफ्रेंड ढूंढ लो पढ़ाई वाले चैनल पे, हैं। देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 18, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डू इंडिविजुअल्स बिलीव दैट एक्टिवली मेंटेनिंग द करंट सोशल सिस्टम एंश्योर्स पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड सोसाइटल ऑर्डर। देखो एक बार, लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह यह विश्वास रखता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को संक्रियात्मक या संक्रियात्मक पूर्वक, क्या है ये हिंदी, कौन सी हिंदी है, कहाँ पे अंग्रेजी इसकी, मुझे बताओ अभी। मेंटेनिंग द करंट सोशल सिस्टम एंश्योर्स पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सोसाइटल ऑर्डर, सामाजिक प्रणाली को बनाए रखने में, संक्रिया पूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रखता है। कुछ तो इस हिंदी के साथ किसी ने तो खिलवाड़ किया है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ठीक, देखिएगा एक बार, कुल मिला के क्या कह रहे हैं ये, कि कौन सी अवस्था, जब बच्चा ये जब व्यक्ति ये विश्वास रखेगा कि जो वर्तमान सामाजिक प्रणाली है उसको संक्रियात्मक ही रखो, यानी वैसे ही बनी रहे, वो जो ऑर्डर है मेंटेन रहे, सोसाइटी में नियम कायदे कानून फॉलो होते रहे जैसे हैं, ताकि ऑर्डर बना रहे, केओस ना हो, है ना, अराजकता ना फैले बेसिकली। तो ये कौन सी स्टेज है, मॉरल डेवलपमेंट की थियरी दी है। मॉरल डेवलपमेंट क्या है, सही और गलत नैतिकता होती है, यानी मॉरल डेवलपमेंट कैसे होता है, सही और गलत का विकास कैसे होता है बच्चों में, इस पे थियरी दी है कोहलबर्ग ने। ठीक, समझिए। द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, यानी दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास। ओबीडियंस और पनिशमेंट तो फर्स्ट स्टेज है कि पनिशमेंट के डर से वो आज्ञा का पालन करेगा, तो ये बात तो होगी नहीं यहाँ। दी सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, बिल्कुल नाम से ही पता लग रहा है कि सामाजिक क्रम या व्यवस्था अभिविन्यास के समाज में एक क्रम बना रहे, रूल्स आर रूल्स फिक्स्ड हैं, उनको बनाए रखो, नहीं तो क्या होगा, केओस हो जाएगा या ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा। समाज में नियमों को मानना जरूरी है, रूल्स फिक्स्ड होते हैं। ये फोर्थ स्टेज है आपकी, जिसके बारे में यहाँ बात हो रही है। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन होती है, गिव एंड टेक वाली, कि मम्मी मैंने भी तो इसको कल लंच दिया था, इसने मुझे आज पेंसिल नहीं दी, तो ये सेकंड स्टेज है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। दी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, ये तो भाई साहब बहुत ही आगे की बात हो जाती है। सिक्स्थ स्टेज है, हाईएस्ट लेवल है, तो यहाँ पे सेकंड के साथ हम जाएंगे। इसकी भी मतलब ये सारी ही थियरीज हम अलग अलग एक दिन इनके क्वेश्चंस करेंगे, तो ये और डीप में जब जा पाएंगे इसको। ठीक, क्वेश्चन नंबर, अगर आप
पेपर ऑफलाइन ही होगा भाई, ऑफ कोर्स ऑफलाइन ही कहा हुआ है ना आपके नोटिस में। फटाफट से बताओ, देखो एक बार, देखो फटाफट से और जवाब दो। मैम अब तो स्कॉलरशिप से ज्यादा सैलरी में ध्यान है? अच्छा, गुड, चलो जवाब दो फटाफट। देखिएगा, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट ऑफ लर्नर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी बच्चे का आकलन कैसे करें। प्रोग्रेसिव क्लासरूम यानी चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चे को सेंटर में रखा जा रहा है, लर्निंग बाय डूइंग हो रही है, तभी वो प्रोग्रेसिव क्लासरूम कहला रहा है। ठीक, तो बच्चा एक्टिव मिलेगा, सिंपल, जहां एक्टिव है वो ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा प्रोग्रेसिव क्लासरूम के कॉन्टेक्स्ट में। इज नॉट एट ऑल हेल्पफुल इन चिल्ड्रंस लर्निंग, क्यों भाई, प्रोग्रेसिव क्लासरूम तो अच्छा होता है, बच्चा सेंटर में रहता है। क्रिएट्स अ हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग, ऐसा नहीं है कि बच्चे के सीखने में रुकावट बनेगा, बिल्कुल भी नहीं, हेल्पफुल होगा। इज हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग हाई, लो एंड नॉन अचीवर्स, बच्चों को लेबल करना, ये हाई, लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, ये बेकार चीजें, इनसे बचिएगा, कभी भी एक नंबर नहीं मिल पाएगा और बच्चे का जीवन भी आप नष्ट कर देंगे अगर आप इसके पीछे भागेंगे तो। फोर्थ ऑप्शन है इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने क्यों लगा दिया ये, क्योंकि अब तीनों गलत हो गए तो लास्ट ऑप्शन फोर्थ ही बचेगा ना, पांचवा ऑप्शन तो आप लिख नहीं सकते वहां अपनी मर्जी से, है ना। तो समझते हैं कहानी क्या है, देखिए, तो इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंस इट गिव्स इनसाइट्स इनटू चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प्स द टीचर टू रिफ्लेक्ट ऑन हर पेडागोजी। भाई बहुत 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 महत्वपूर्ण है प्रगतिशील कक्षा में बच्चे को सेंटर में रखना या आकलन का होना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और कहाँ शिक्षक और शिक्षार्थी को, टीचर को अपने मेथड में और बच्चे को कहाँ चेंजेस की जरूरत है वो पता लगेगा, स्ट्रेंथ वीकनेस का पता लगेगा, तो आकलन तो जरूरी है। ठीक, इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, लास्ट में हम डिस्कशन करते हैं ना, तो पता तो हो कि आप कितने पानी में हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, 20वां सवाल है, मल्टीलिंगुअलिज्म इन अ क्लासरूम नीड्स टू बी अंडरस्टूड एज डैश बाय दी टीचर्स, यानी बहुभाषिता, एक कक्षा में कई भाषाएं बोलने वाले बच्चे होंगे, इसको कैसे देखा जाना चाहिए कक्षा में। एन एसेट एंड रिसोर्स, एक गुण और संसाधन के रूप में, हिंड्रेंस रुकावट के रूप में, एक प्रॉब्लम के रूप में, एक सिस्टमैटिक इशू है ये नहीं। देखिए मल्टीलिंगुअलिज्म हो, बाइलिंगुअलिज्म हो, यानी एक से अधिक भाषाएं अच्छी ही होती हैं, कक्षा में बहुभाषिता होनी चाहिए, कोई नुकसान नहीं है उस चीज का। तो ये क्या है, एन एसेट एंड रिसोर्स, एक संसाधन है, ये आपका एनसीएफ भी कहता है, सारी पॉलिसीज कहेंगी कि एक गुण है, एक संसाधन है, एक पूंजी है। बहुत सारी भाषाएं, जितनी भाषाएं बच्चा सीखेगा उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट से लेकर हर चीज के लिए बेहतर है। अगर बच्चे को 2 या 2 से अधिक भाषाएं आती हैं तो रिसर्च ये कहती है कि उसका जो संज्ञानात्मक विकास है, उसकी सोचने समझने की क्षमता, क्योंकि वो बेहतर होगी, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेहतर होगा, उसका इंटेलिजेंस बेहतर होगा। उसका रीजन क्या है, जब आप 2 या 2 से अधिक भाषाएं जानते हैं तो आप उन भाषाओं को जानने वाले लोगों से भी बात कर सकते हैं, तो आपका अपर्चर बढ़ गया। उस भाषा का लिटरेचर पढ़ सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश आती है तो अब आप इंग्लिश का भी लिटरेचर पढ़ेंगे, इंग्लिश की मूवीज भी देखेंगे, है ना। आपको हिंदी आती है, आप हिंदी का भी लिटरेचर पढ़ पाएंगे, साहित्य यानी, और मूवीज भी देख पाएंगे, उन लोगों से भी बात कर पाएंगे, तो 70 चीजें कल्पना उस भाषा में कर पाएंगे, बहुत सारी चीज, उसका इतिहास पढ़ पाएंगे, तो आपका अपर्चर बढ़ जाता है, आपकी संज्ञानात्मक क्षमता भी बेहतर होती है, सोचने समझने की, सीखने की क्षमता बेहतर होती है जितनी भाषाएं आप जानते हैं। तो ये अपने आप में एसेट है, रिसोर्स है, इसको खराब नहीं मानना है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा क्या कहता है, फटाफट से बताइएगा। जेंडर पे एक और क्वेश्चन है, कई बार होता है जब 2-2 क्वेश्चन आते हैं। एन इफेक्टिव क्लासरूम स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड ब्रॉडनिंग डेवलपमेंटल पॉसिबिलिटीज फॉर ऑल सेक्सेस, यानी कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। यानी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग आपको घटानी है ताकि हर एक सेक्स के लिए, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, अदर जेंडर हो, सबके लिए क्लास में पॉसिबिलिटीज बढ़े, उनका विकास प्रॉपर हो पाए, हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिले। इसके लिए जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या है कि हम ठप्पा लगा दे रहे हैं, एक ऐसी सोच जो चली आ रही है जिसका कोई लॉजिक नहीं है कि लड़कियां तो जो है घर में रहेंगी, या लड़कियां मैथ्स में वीक होती हैं, लड़कियां गाड़ी चलाने में वीक होती हैं, क्या है, स्टीरियोटाइप है। ठीक, तो ये डांस कॉम्पिटिशन है तो लड़कियों को लेके जाएंगे, लड़कों को नहीं लेके जाएंगे। लड़के को अगर पिंक कलर पसंद है तो स्टीरियोटाइप ही है कि भाई तुम तो लड़कियों वाले कलर पसंद करते हो। तो ये स्टीरियोटाइप्स हैं जो हमने ठप्पा लगा दिया है, किसी एक जेंडर से किसी काम को जोड़ दिया जो कि होना नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इग्नोर कर देंगे तो जनरेशन बाय जनरेशन ऐसी चलती चली जाएंगी, कोई चेंजेस होंगे नहीं। टू रीइंफोर्स जेंडर रोल्स एज पोर्ट्रेड इन दी सोसाइटी, यानी जो समाज में चित्रित लिंग भूमिकाएं हैं
कि पुरानी किताबों में, अब तो खैर चीजें चेंज हो रही हैं, या मूवीज में भी या एड्स में भी फॉर दैट मैटर, हम दिखा रहे हैं कि जो डिटर्जेंट के ऐड हैं, घर के काम के ऐड हैं, वो एक मेल ही कर रहा, सॉरी फीमेल ही कर रही हैं, और जो बाहर घूमने के मजे करने के एडवेंचरस ऐड हैं वो मेल कर रहे हैं। तो अगर हम यही दिखाते रहेंगे तो इससे तो स्टीरियोटाइप को बढ़ावा मिलेगा। ठीक, फॉर्मिंग सेम सेक्स एबिलिटी ग्रुपिंग्स। अब सेम सेक्स एबिलिटी ग्रुपिंग अगर आपने बना दी तो फिर आप अलग थलग कर देते हो कि लड़कियां अलग बैठेंगी क्लास में, लड़के अलग बैठेंगे, तो ये भी अपने आप में स्टीरियोटाइप को ही प्रमोट करता है। बट शायद हम एज अ सोसाइटी कुछ हद तक कई जगह पे उस तरह से तैयार नहीं है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो ऐसा कई जगह पे होता हुआ दिखता है आपको, होना चाहिए नहीं। फिर आता है फॉर्मिंग मिक्स्ड सेक्स एक्टिविटी ग्रुप्स एंड प्रमोट डिस्कशंस। ये बात सही है, जब आप मिक्स्ड सेक्स ग्रुप्स बनाएंगे जहां लड़के और लड़कियां दोनों हैं एक ग्रुप में, और विचार विमर्श करने पे डिबेट डिस्कशन होगा, तो वो इंसान की तरह देखेंगे एक दूसरे को, ना कि ऐसा कि पता नहीं ये क्या ही मिल गया है या ये कौन ही है ना, तो लार नहीं टपकाएंगे एक दूसरे को देख के। ठीक, अगर मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग या डिफरेंट जेंडर या डिफरेंट सेक्स के लोग एक साथ डिस्कशन में इन्वॉल्व होंगे क्लास में, तो वो नॉर्मल हो जाएगा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, क्या है ये, बड़ा सा सवाल है, फटाफट से पढ़ते हैं। टू प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम अ टीचर शुड। अगर आपको मीनिंगफुल लर्निंग यानी अर्थपूर्ण अधिगम, जिसका कोई मतलब है, जो जीवन से जुड़ा हुआ अधिगम है, जीवन से जुड़ी हुई लर्निंग है। पहला ऑप्शन है हेल्प स्टूडेंट्स टू रेगुलेट देयर ओन इमोशंस एंड मोटिवेशन, यानी अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाए टीचर्स और मोटिवेट रह पाए। बात तो सही है, तो क्या होगा, मीनिंगफुल लर्निंग होगी, टीचर्स को ध्यान रखना है इस चीज का। कैटेगराइज एंड लेबल स्टूडेंट्स, लेबल नहीं करना है, ठप्पा नहीं लगाना है बच्चे पे परफॉर्मेंस वाइज, एबिलिटी वाइज कि ये फर्स्ट आता है, ये सेकंड आता है, ये बुद्धू है, ये है, बेकार बातें हैं। हर एक बच्चे में अपनी कुछ यूनिक क्षमता है, उसको आपको बाहर निकाल के लाना है एज अ टीचर, कंपेयर नहीं करना उनको। प्रमोट डायलॉग एंड डिस्कशन, हाँ बच्चा यहाँ एक्टिव रहेगा, बच्चा यहाँ एक्टिव रहेगा, जिस ऑप्शन में बच्चा एक्टिव रहेगा वो सब अच्छा है। इग्नोर डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को इग्नोर नहीं करना है, एम्ब्रेस करना है, यानी विविधता होगी, हम सभी रोबोट हो जाएंगे अगर सब सेम होंगे, तो विविधता तो चाहिए, डिफरेंसेस तो चाहिए, डाइवर्सिटी तो चाहिए, तो डाइवर्सिटी को खत्म नहीं करना। फर्स्ट और थर्ड हमें यहाँ सेंसिबल लग रहा है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में ही दिखाई पड़ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, अ टीचर शुड, एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए, आप बताइए। इतने में पीती हूँ, जल ग्रहण कर लेती हूँ, है ना। देखिए बहुत बढ़िया, मंडे टू फ्राइडे 9 बजे का टाइम रखेंगे, अभी थोड़ा सा लेट हो जा रहा है 2 दिन से, 9, 10, 15 तक हो जाते हैं, बट कोशिश रहेगी। देखिएगा, तो अगर हम यहाँ देखें, पेन कहाँ गया, आ टीचर शुड, टीचर को क्या करना चाहिए बताओ फटाफट से, क्या कह रहे हो, सो जाना चाहिए चादर लेके क्लास में, ऐसी हरकतें नहीं करनी है, स्वेटर नहीं बुनना है, फोन नहीं चलाना है, एक्टिव रहना है टीचर को भी और बच्चों को भी। आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यही कह रही है कि बच्चा और टीचर दोनों एक्टिव हैं, बोथ, बच्चे को भी एक्टिव रखिए, टीचर को भी एक्टिव रखिए, सोने के लिए स्कूल में नहीं जा रहे हैं आप। ठीक, तो एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए, डिस्करेज स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई देयर एरर्स देमसेल्व्स, बच्चों को हतोत्साहित करो कि अपनी गलतियां ना निकालें। क्यों भाई, डिस्करेज नहीं करना है, निकालने दो। अगर बच्चा खुद से सेल्फ असेसमेंट करके देख पा रहा है, सॉरी, कि कमी कहां है उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो गलत हो जाएगा। इग्नोर मिसकॉन्सेप्शंस कैरीड बाय स्टूडेंट्स, कई बार बच्चों के मिसकॉन्सेप्शंस, जिनको हम नाइव कॉन्सेप्शंस कहते हैं या ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस कहते हैं, वैकल्पिक अवधारणाएं कहते हैं, उनको पहचान के उन पर डिस्कशन करा के उनको ठीक करना होता है, उनको इग्नोर नहीं करना होता। अगर मान लो बच्चा ये सोचता है, आप पढ़ा रहे हैं कि वाटर इज कलरलेस और बच्चे ने हरे रंग का पानी देखा है तालाब में, तो वो कहेगा नहीं नहीं ग्रीन कलर का भी होता है पानी, तो अब ये उसका नाइव कॉन्सेप्शन है, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उसने एक नॉन साइंटिफिक थॉट क्रिएट कर लिया है जो डिस्कशन से ठीक होगा। तो ऐसा नहीं कि इसको इग्नोर कर देंगे, ये तो गलत हो जाएगा। स्ट्रेंथन स्टूडेंट्स मिसकॉन्सेप्शंस, नहीं स्ट्रेंथन नहीं करना, उनको चैलेंज करके ठीक करना है डिस्कशन करा के। स्कैफोल्ड स्टूडेंट्स टू करेक्ट देयर एरर्स देमसेल्व्स, बिल्कुल बच्चों की हेल्प करिए आप कि वो खुद से अपनी गलती को पहचान सकें। कई बार आपने देखा होगा टीचर्स करते थे, अगर आपके अच्छे टीचर्स, एक आध कोई ना कोई कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने कुछ किया और आपकी टीचर ने आपको उस क्वेश्चन पे कहा कि देखना एक बार इसको, ठीक है, तो फिर आप देखते हैं उसको और आप पकड़ पाते हैं, हाँ हाँ मैम मिल गया, यहाँ पे गड़बड़ है, तो आप हेल्प करते हैं गलती तक पहुंचने में बच्चे की। तो फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, एरर्स पार्ट ऑफ लर्निंग है, ये मानना है गलतियां सीखने का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ एप्रोप्रिएट एकोमोडेशन स्ट्रेटेजी फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद स्पेसिफिक डिसेबिलिटी, यानी किसी बच्चे को कोई स्पेसिफिक डिसेबिलिटी है, कोई दिव्यांगता है, तो उसको इंक्लूड करने की स्ट्रेटेजी पहचाननी है।
डिसकैलकुलिया वाला बच्चा यानी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी, तो क्या करें उसको सॉल्व करने के लिए? प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ कैलकुलेटर, कैलकुलेटर यूज ही ना करने दें। भाई जिसको कैलकुलेशन में दिक्कत है उसको कैलकुलेटर यूज कर लेने दो, उसकी वो डिसेबिलिटी है, ठीक थोड़ी हो जाएगी कैलकुलेटर ना देने से। डिसलेक्सिया, गिविंग लॉन्ग एसेज टू बी रिटन, ये भी बेवकूफी की बात हो जाएगी कि बच्चे को रीडिंग डिसऑर्डर बोलते हैं इसको, रीडिंग में डिफिकल्टी है तो वो बी और डी को पहचानने में वो तारे जमीन याद कर लीजिए, वो जो बच्चा था उसको डिसलेक्सिया, वो डिसलेक्सिक बच्चा था बेसिकली। तो ऐसा नहीं है, जिस बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है उसको लंबे लंबे ऐसे नहीं पढ़वाए जाते, बाकी तरीके से सिखाइए आप उसको। फिर आता है विजुअल इंपेयरमेंट, यानी देखने में यदि समस्या है तो प्रोवाइडिंग रीडिंग टेक्स्ट टू सॉफ्टवेयर। ये बात सही है कि अगर देखने में समस्या है बच्चे को तो आप आजकल तो इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं कि वो बोल के बता देंगे कि लिखा क्या है स्क्रीन पे, तो उस बच्चे के लिए ठीक है, वो सुन तो सकता ही है ना, देखने में समस्या है तो ये सही है। ऑटिज्म में आप विजुअल ओवरलोड दे देंगे बच्चे को, उससे कोई फायदा नहीं है, ऑटिस्टिक बच्चे को भी दिक्कत होती है बहुत देर तक सेम चीज पे फोकस करने में। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। और आगे बढ़ेंगे, ये भी अगेन इंक्लूसिव एजुकेशन अलग से कराऊंगी तो सारी डिसेबिलिटीज पे भी चर्चा करेंगे, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो ये सब कराऊंगी एक एक करके यूट्यूब पे। टू एंश्योर, मतलब क्वेश्चंस, टू एंश्योर ऑन असेसमेंट फॉर लर्निंग रेदर देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इट इज इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड, यानी आपको असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बजाय ध्यान देना है असेसमेंट फॉर लर्निंग पे। फॉर लर्निंग क्या होता है कि सीखने के लिए आकलन, आपका सीखना इंप्रूव होगा, ये फॉर लर्निंग है। ऑफ लर्निंग क्या है, कितना सीख लिया है इसका आकलन। तो क्या करना चाहिए आपको जब आप फॉर लर्निंग की तरफ जा रहे हैं? सेल्फ असेसमेंट, हाँ भाई बच्चा खुद का असेसमेंट करे। पीयर असेसमेंट बिल्कुल सही है। क्वांटिटेटिव नहीं, ये तो परसेंटेज बता देगा कि कितने परसेंट नंबर और ये वो। कंपैरिजन बिटवीन स्टूडेंट्स ऑन क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स, जी नहीं। तो हमको ये चाहिए जिससे क्वालिटी फीडबैक मिले। फर्स्ट और सेकंड कहीं है भी कि हम अपनी मर्जी से बना दे रहे हैं? देखो अच्छा, क्वालिटेटिव है, ये यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ गुणात्मक लिखा हुआ है, देखो क्वालिटेटिव, हाँ क्वालिटेटिव फीडबैक चाहिए कि बच्चा कहाँ सुधार की गुंजाइश है, किस क्षेत्र में वो बेहतर कर सकता है, बजाय कि कितने नंबर आए उसके। फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 26। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 26? पियाजे के बारे में एक सवाल है। रीअरेंजिंग स्कीमाज लिंकिंग देम विद अदर स्कीमाज टू क्रिएट अ स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड कॉग्निटिव सिस्टम इन पियाजेस थ्योरी इज रेफर्ड टू एज। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है? मतलब आप रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अगर मैं कहूं जो आपका प्रीवियस स्कीमा है उसको संगठित कर रहे हैं, इंटरकनेक्टेड है क्योंकि बाकी चीजें आपस में, कि अच्छा कंस्ट्रक्टिविज्म, पियाजे, वाइगॉस्की, मीनिंगफुल लर्निंग, एक्टिविटी, ये सब जुड़े हुए हैं, ये आपका एक स्कीमा है। स्कीमा मतलब एग्जिस्टिंग नॉलेज है, पूर्व ज्ञान है, प्रीवियस नॉलेज है जो आपको पता है, आपके ब्रेन में फीडेड है, तो उसको एक तरह के ज्ञान को आप एक कैटेगरी में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, संगठन कर रहे हैं, सिंपल बात है। रीअरेंज कर रहे हैं, क्या क्या किस एक कैटेगरी में डाला जा सकता है, इसको ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। इसमें आप कुछ नया जोड़ नहीं रहे हैं, कुछ पुराना चेंज करके मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं। तो जब तक ये सब नहीं लिखा है तब तक चुपचाप से संगठन है, ये रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सिंपल। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। फटाफट से आपको जवाब देना है। थॉट बिकम्स एब्स्ट्रैक्ट एंड आइडियलिस्टिक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, यानी जो आपका विचार है वो अमूर्त एवं आदर्शवादी बन जाता है किस उम्र में, विकास की किस अवस्था में? आइडियलिस्टिक होता है कि एकदम परफेक्शन में, कि दुनिया से गरीबी मिटा देंगे, दुनिया से हर चीज खत्म कर देंगे, जो कि होना चाहिए ऐसा, मतलब आपका आइडिया तो ये होना ही चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कितना पॉसिबल है और वो कैसे किया जाएगा उस चीज पे, कि दुनिया बदल देंगे हम तो ये करके। ये जब आप एडोलेसेंस में होते हैं तब ये चीज होती है बहुत ज्यादा, जब आप एक्चुअल में दुनिया देखते हैं तो थोड़ा सा उसमें अंतर पाया जाता है। हालांकि आइडियलिस्टिक सोच में कोई मतलब अगर सोचा ही नहीं जाएगा एक आइडिया के रूप में चीज को, तो फिर अचीव तो कभी भी नहीं किया जाएगा, तो जितना हो पाए। तो आइडियलिस्टिक सोच होती है, और अमूर्त चिंतन यानी जो चीज सामने नहीं है उस पर भी सोच पाना, तो ये आपका एडोलेसेंस में ही आता है, 12 से 18 वर्ष, जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है पियाजे की, वहां। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, इस पे भी एक सवाल आता ही है, ये बहुत रिपीट होते हैं अलग अलग तरह से क्वेश्चंस लास्ट में आते आते। सेफेलोकॉडल, CAUDAL, प्रिंसिपल ऑफ, ये देखो कहाँ कौन से, या तो ये आपका पेपर में गड़बड़ होके आई होगी स्पेलिंग, या हमारे टाइपिस्ट जी ने कुछ किया है इसके साथ, है ना? कुछ नजर आ रहा है आपको प्रिंसिपल में कोई गलती? सेफेलोकॉडल प्रिंसिपल, PLE सिद्धांत वाला प्रिंसिपल है, ये प्रधानाचार्य वाला प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें तो विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है। अब हिंदी से तो आप समझ जाएंगे, शीर्षगामी, शीर्ष मतलब खोपड़ी, सर से शुरू होगा। सेफेलोकॉडल, सेफेल का मतलब भी खोपड़ी ही है, ब्रेन ही है। तो सेफेलोकॉडल प्रिंसिपल
की डायरेक्शन क्या होती है, ये दिशा का सिद्धांत है विकास की। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में आते हैं दो सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, विकास के कई सारे सिद्धांत हैं जिनमें से एक सिद्धांत ये है जिसपे बहुत सवाल आता है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, कि विकास की दिशा का सिद्धांत। तो विकास की दिशा कैसी होती है, दो दिशाएं होती हैं। विकास की दिशा हमें पता होती है, विकास की दिशा पता नहीं होती, ये कहना गलत है। ठीक, सेफेलोकॉर्डल, सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये दो दिशाएं हैं विकास की। प्रॉक्सिमोडिस्टल समीपस्थ दूरस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं इसको, और सिरोध पदोन्मुखी कहेंगे सेफेलोकॉर्डल को। सेफेल का मतलब ये है हेड टू टो, हेड टू टो, सर से पैर की ओर। ठीक है, पहले बच्चे का सर पे कंट्रोल आता है, यानी वो अपनी गर्दन संभालना सीखता है, फिर वो बाकी के पार्ट बैठना सीखता है, फिर वो खड़े होना सीखता है। तो सर से पैर की ओर है विकास की जो दिशा है, लॉन्गिट्यूडिनल या लंबवत भी कहते हैं इसको। प्रॉक्सिमोडिस्टल है सेंटर से पेरिफेरी, यानी केंद्र से बाहर की ओर, सेंटर टू पेरिफेरी। क्या है भाई सेंटर टू पेरिफेरी, कि बच्चे के पहले हार्ट, आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ये सब विकसित होगा, यानी सेंटर से, बॉडी के सेंटर से, फिर आपका अपने कंधों पे कंट्रोल, फिर आर्म्स पे कंट्रोल, आर्म्स के बाद जाकर के हाथ पे कंट्रोल बच्चे का। तो ये नियर टू फार भी कहते हैं इसको। ये दो दिशाएं हैं। तो सेफेलोकॉर्डल की बात हो रही है, यानी हेड टू टो, बात तो सही है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, ये सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज जो है प्रॉक्सिमोडिस्टल अगर लिखा होता तो ये सही हो जाता। ठीक, टो टू हेड कुछ होता नहीं है, एक्सट्रीमिटीज टू सेंटर भी कुछ नहीं होता। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 2 सवाल और हैं, फिर आप अपने घर जा सकते हैं और मैं अपने। हालांकि हम सभी अपने अपने घर हैं, लेकिन फिर भी ये कहने में अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप ऑफलाइन क्लासेस में मिलते हैं या जब आप पढ़ने जाते थे ट्यूशन में, स्कूल में, तो यही वाला फील आता था कि बस अब तो छुट्टी, अपने घर जाएंगे। व्हाट इज मेंट बाय सेंसिटिव पीरियड इन चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है। ये बहुत बार बहुत तरीके से पूछा जा चुका है कि सेंसिटिव पीरियड क्या होता है चाइल्ड डेवलपमेंट में। तो इसको दूसरे शब्दों में क्रिटिकल पीरियड भी कहते हैं। सेंसिटिव पीरियड बोले तो क्रिटिकल पीरियड, सेंसिटिव पीरियड या फिर क्रिटिकल पीरियड, क्रिटिकल पीरियड। ठीक है, क्या है भाई, देखते हैं। संवेदनशील काल, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है पीरियड कंसर्निंग अ रैपिड एडवांसेस ओनली इन कॉग्निशन एंड लर्निंग, यानी जहां आपके दिमाग और अधिगम का बहुत तेजी से विकास होता है उसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट में सेंसिटिव पीरियड कहते हैं। ये कहना एकदम गलत है। हर तरह का विकास संभव है इस सेंसिटिव पीरियड में। सेंसिटिव पीरियड अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग हो सकता है। शारीरिक विकास के लिए अलग सेंसिटिव पीरियड हो सकता है, लैंग्वेज के लिए अलग हो सकता है, सामाजिक विकास के लिए अलग हो सकता है। ऑप्टिमल पीरियड फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक एबिलिटीज, यानी विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवस्था होती है। हाँ, सही लग रही है बात। तो आप लोग डी क्यों ऑप्शन में दिए जा रहे हो भाई। पीरियड इन विच डेवलपमेंट ऑफ ओनली लैंग्वेज कैन बी एक्सेलरेटेड, ऐसा नहीं है। जिस चीज के लिए जो भी सेंसिटिव पीरियड है उसमें वो चीज, चाहे वो फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, सोशल हो, इमोशनल हो, उस तरह का विकास तेजी से होगा। पीरियड एट विच फिजिकल ग्रोथ इज एट इट्स पीक, अब पता नहीं आपको क्या हो गया कि आप डी ऑप्शन पे लगे पड़े हो, है ना, कि यह अवधि जब शारीरिक विकास अपने चरम पे होता है उसको सेंसिटिव कहते हैं। नहीं, सेंसिटिव पीरियड का मतलब है विकास का कोई भी प्रकार जिस उम्र के लिए वो सेंसिटिव है उसमें तेजी से होगा। अभी समझाऊंगी क्या मतलब है इसका। इसका सही उत्तर पहले मार्क कर लो। ऑप्टिमल पीरियड फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज, चाहे वो शरीर की हो चाहे वो दिमाग की हो, किसी भी प्रकार के विकास की विशिष्ट क्षमताएं उस दौरान बेहतर हो सकती हैं। वो टाइम पीरियड वो सेंसिटिव है उस चीज के लिए, विकास के किसी भी एक पहलू के लिए या कई सारे पहलुओं के लिए, कि इस टाइम पीरियड में, जैसे हम कहते हैं ना, वो आपने बॉर्नवीटा का एड देखा होगा कि दिमाग का 90% विकास जो है 5 वर्ष की उम्र तक हो जाता है नॉल। तो वो क्योंकि वो सेंसिटिव पीरियड है, वो 5 साल तक की उम्र सेंसिटिव पीरियड है, इंपॉर्टेंट पीरियड है, क्रिटिकल पीरियड है दिमाग के विकास के लिए, इवन सोशल डेवलपमेंट के लिए, इवन शारीरिक विकास के लिए। अगर उस टाइम पे कोई चोट लग गई या कुपोषण, माल न्यूट्रिशन का शिकार बच्चा हो गया, तो जीवन भर के लिए अगर दिमाग ठीक से विकसित नहीं हुआ, शरीर ठीक से विकसित नहीं हुआ, तो वो दिक्कत में रहेगा। तो वो टाइम पीरियड एकदम ऑप्टिमम पीरियड है, बेस्ट पीरियड है किसी भी प्रकार के विकास के लिए, कुछ स्पेसिफिक एबिलिटीज के लिए, कुछ क्षमताओं के लिए। हर एक क्षमता के लिए अलग अलग टाइम पीरियड हो सकता है, तो ऑप्टिमल पीरियड है। अगर सही एनवायरमेंट मिले उस समय पे, इसमें एक वर्ड जोड़ लेना, ऑप्टिमल। जैसे लैंग्वेज के लिए सेंसिटिव पीरियड जो नॉम चॉम्स्की भी कहते हैं आपके,
कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बहुत एक्टिव रहता है 5 वर्ष तक की उम्र में, और फिर उसके बाद जाकर के वो धीरे धीरे कम होता रहता है। तो आप देखेंगे छोटे बच्चे को अगर आप अमेरिका ले जाएं, वो वहां की भाषा फटाफट से एक्वायर कर लेगा, जबकि आप अगर 35 साल में गए तो आपको समय लग सकता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो ऑप्टिमल पीरियड है भाषा को एक्वायर करने का। जो भी वो आसपास सुनता है सब एक्वायर कर लेगा। 2 से 6 वर्ष अर्ली चाइल्डहुड क्रिटिकल पीरियड है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए। एडोलेसेंस अपने आप में बहुत क्रिटिकल है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए। तो ये सेंसिटिव और क्रिटिकल पीरियड एनवायरमेंट के हिसाब से कुछ स्पेसिफिक क्षमताएं आप उस एक टाइम पीरियड में बेहतर तरीके से सीख पाते हैं, इसलिए उसको क्रिटिकल सेंसिटिव कह रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैचुरेशन यानी परिपक्वता क्या है? तो पहला ऑप्शन है डेवलपमेंटल प्रोसेस है, एक्सपीरियंशियल प्रोसेस है, सोशलाइजेशन की प्रोसेस है, एडजस्टमेंट की प्रोसेस है। परिपक्वता क्या है? आज के लिए आखिरी सवाल, फिर हम मिलेंगे मंडे 9 बजे। ठीक है बात? इस बार वैसे मैं कोशिश करूंगी कि संडे वार्ता कर लें हम, बहुत टाइम से संडे वार्ता नहीं हुई है ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई आप सभी को भी। अर्ली चाइल्डहुड बिल्कुल लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत सेंसिटिव पीरियड है। सबसे तेजी से भाषा का विकास होगा पूर्व बाल्यावस्था में 2 से 6 वर्ष में। जैसे आपकी हाइट के बढ़ने के लिए एडोलेसेंस किशोरावस्था अपने आप में बहुत सेंसिटिव पीरियड है, ऑप्टिमल पीरियड है। तो हम कहते हैं कि भाई खा पी लो इस एज में। क्यों? क्योंकि बढ़ती उम्र है तुम्हारी। अब बढ़ती उम्र का क्या मतलब है? सेंसिटिव पीरियड है। बाद में आप 25 साल के हो गए, कितना भी अच्छा खाओगे हाइट थोड़ी बढ़ जाएगी। तो उस सेंस में मैचुरेशन क्या है? डेवलपमेंटल प्रोसेस है, विकासात्मक प्रक्रिया है, विकास से जुड़ी हुई प्रक्रिया है, विकास के अंदर ही आती है। अगर मैं मैचुरेशन की बात करूं, मैं ग्रोथ की बात करूं जिसमें हाइट, वेट, शेप, साइज का बढ़ना। मैचुरेशन क्या है? हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, आपकी आनुवंशिकता से जुड़ी हुई होती है। वो क्षमताएं जो समय के साथ अपने आप अनफोल्ड हो रही हैं, जैसे आपके दांतों का निकलना, प्यूबर्टी का हिट करना, दाढ़ी मूंछ आना किसी की, ये खुद से थोड़ी निकाल रहे हो रहा है, प्रकट हो रही है। क्यों? क्योंकि आपकी हेरिडिटी में या जेनेटिक्स में कोडेड है वो चीज कि समय के साथ अनफोल्ड होंगे। जब हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स समय के साथ अनफोल्ड होते हैं उसको मैचुरेशन कहते हैं। और मैचुरेशन के बाद बहुत सारी चीजें रुक जाती हैं। जैसे ग्रोथ एक सर्टेन एज तक ही होती है, यानी मैचुरेशन तक ही होती है। एक टाइम के बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ती रहेगी। मैचुरेशन के बाद टाटा बाय बाय फिनिश। या लर्निंग, ये सब क्या है? विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं, विकास से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं, विकास के तहत आने वाली प्रक्रियाएं हैं। क्लियर है? चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस आपने कितने ठीक किए वो आप बता दीजिएगा। कल वाली पीडीएफ को छोड़ के बाकी सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल चुकी हैं, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और विद आंसर्स लेट्स लर्न स्क्वाड ये टेलीग्राम चैनल है और ये आपका फेसबुक इंस्टाग्राम पेजेस हैं। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो आप बता दीजिएगा। ये अभी 999 की ही फी है, ये फी अभी बढ़ी नहीं है और दशहरा तक सेम ही रहेगी। करियर विल ऐप डाउनलोड करके आप एनरोल कर सकते हैं अगर ना किया हो तो। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने आपके ठीक हुए वो भी आप बता देंगे कमेंट करके। कोई डाउट हो वो भी बता देंगे। जो आज वो होमवर्क वाली बात हुई थी कि ग्रोथ पहले आता है कि डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के ना होने पे भी क्या ग्रोथ हो सकता है और ग्रोथ के ना होने पे भी डेवलपमेंट हो सकता है, ये वाली कहानी आप बताइएगा। अर्ली इंटरवेंशन क्या होता है अगली बार बताएंगे। अर्ली इंटरवेंशन होता है समय से पता कर लेना जब क्रूशियल पीरियड चल रहा हो। कि अगर मान लीजिए अर्ली इंटरवेंशन कई तरह से यूज हो सकता है। जनरली इंक्लूसिव एजुकेशन में यूज होता है कि अगर बच्चे को कोई समस्या हो रही है तो शुरुआती स्टेजेस में ही आप पता करके उसको करेक्ट करें, या जो भी उसके लिए मेजर्स लिए जाने हैं, जो भी कदम उठाने हैं वो उठाएं। नहीं तो अगर मान लीजिए शुरुआत में पता नहीं लगा कि बच्चे को देखने में समस्या है, तो आईसाइट उसकी थोड़ी कम होनी शुरू हुई थी, जब आप वो पीछे भी बैठा रहता है और उसको देखने में भी दिक्कत है, अगर इसी स्टेज में वो चलता रहा तो एक दिन ज्यादा नंबर बढ़ जाएगा। या कोई और बच्चा है जिसको दूसरी समस्या है, वो और प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। जैसे जो डिसलेक्सिया था बच्चे को, याद कीजिए तारे जमीन पर जो मूवी है, अगर पहले ही पता लग जाता, जो आमिर खान से पहले वाले टीचर थे तभी पता लग जाता, तो बच्चे को इतना इमोशनल प्रताड़ना झेलनी नहीं पड़ती कि घर वाले कह रहे हैं पढ़ना नहीं चाहता, हॉस्टल भेज देते हैं, फलाना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन नहीं हुआ, समय से पता नहीं लगा कि डिसलेक्सिया है, बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। समझ पा रहे हो? आउट ऑफ 30 26 20 28 बहुत बढ़िया, 27 सही है। ग्रोथ के बिना डेवलपमेंट हो सकता है पर डेवलपमेंट के बिना ग्रोथ नहीं हो सकता। ड्रीमी साधना कह रही हैं। साधना इस पे चर्चा तो अब मंडे को ही होगी, देखते हैं। चलिए टेक केयर, बाय बाय। मंडे मिलेंगे 9 बजे और संडे वार्ता अगर हुई तो आपको पता लग ही जाएगा। चलिए टेक केयर, बाय बाय। इवेंट देख लिया करो कि लाइव क्लास है कि नहीं है। चलिए टेक केयर।